अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड 51। सुनील हैरान रह गया। उसने अपने कान खुजलाए, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये शब्द रघुनाथ के मुंह से निकले। रघुनाथ, तुमने ये क्या बकवास बोली? सुनील कुछ कह पाता उससे पहले हितेश चिल्ला पड़ा। रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए एक स्टूल उठाया और सीधे हितेश के सिर की ओर फेंक दिया। तुम अपने को समझते क्या हो? मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? रघुनाथ ने हितेश को घूरते हुए गाली दी। सबके चेहरे लटक गए और उन्हें कुछ गड़बड़ लगने लगा। क्या सुनील को आसानी से जीत नहीं मिलने वाली थी? लेकिन रघुनाथ का सुनील के प्रति रवैया कुछ और ही कहानी बयान कर रहा था। सुनील का चेहरा बेहद ठंडा हो गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, रघुनाथ, तुमसे बाद में हिसाब करूंगा। जल्दी से उस तथाकथित डॉक्टर को बुलाओ। रघुनाथ ने हंसते हुए सुनील को नजरअंदाज कर दिया। वह शिवम के पास दौड़ा और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोला, मिस्टर शिवम, ये लोग आपको बुला रहे हैं। हालांकि उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन ये सबके कानों तक पहुंची। रघुनाथ, तुम्हारा क्या मतलब है? हितेश चिल्लाया। मैंने कहा था कि उस तथाकथित डॉक्टर को बुलाओ। तुम इस लुजे को क्यों ढूंढ रहे हो? हाँ, बिल्कुल, तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो क्या? हमारा वक्त बहुत कीमती है। तुम इसे कैसे बर्बाद कर सकते हो? रघुनाथ ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है या कान बंद हैं? मिस्टर शिवम ही वो तथाकथित डॉक्टर हैं। इतना समझना मुश्किल है क्या? ये कैसे हो सकता है? हितेश चीखा। शिवम तो एक निकम्मा है। ये कब से डॉक्टर बन गया? मजाक है क्या? पास खड़ी निकिता भी हंसते हुए बोली। वहां तुरंत हंगामा मच गया। जाहिर था कि कोई भी नहीं मान रहा था कि शिवम वो तथाकथित डॉक्टर है। शिवम धीरे से उठा और मंच की ओर बढ़ा। जुनैद, शिवम ने पुकारा। जी, मिस्टर शिवम। जुनैद ने तुरंत सिर हिलाया। उसने एक बोरी लाकर शिवम के पास रख दी। फिर बोरी जमीन पर गिरी और उसमें से एक के बाद एक ऊर्जावती गोली बाहर निकली। एक नज़र में वहां कम से कम सैकड़ों ऊर्जावती गोलियां थीं। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। हालांकि ऊर्जावती गोली ने जयपुर में तहलका मचा दिया था, लेकिन ये बेहद दुर्लभ थी। कई बड़े लोग एक गोली के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार थे। इतनी सारी ऊर्जावती गोलियों की कीमत कितनी होगी? हाँ, ढेर सारी साधारण गोलियां ले आए और दावा कर रहे हो कि ये ऊर्जावती गोलियां हैं। सुनील ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर सभी लोग तुरंत भड़क गए। हाँ, हमें कैसे पता कि ये ऊर्जावती गोली है या नहीं? सब जानते हैं कि तुम बस एक मुफ्तखोर हो। तुम कब से आयुर्वेदिक डॉक्टर बन गए? टस्क, रघुनाथ के साथ मिलकर हमारा पैसा ठगने की कोशिश। हाँ, जयपुर में सिर्फ हम ही दूसरों का पैसा ठगते हैं, कोई और हमें नहीं। लोगों की बातें सुनकर शिवम की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। तभी एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी जल्दी जल्दी मंच पर चढ़ आया। उसे रोक दो, रघुनाथ ने जल्दी से चिल्लाया। रुको, शिवम ने हाथ उठाया। बूढ़ा मंच पर पहुंचा। उसने एक ऊर्जावती गोली उठाई और ध्यान से देखने लगा। ये तो डॉक्टर लल्लन हैं। तभी किसी ने उस बूढ़े को पहचान लिया। सचमुच डॉक्टर लल्लन, जयपुर के सबसे बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर। हमने तो सोचा भी नहीं था कि डॉक्टर लल्लन भी यहाँ होंगे। अब वो बता देंगे कि ये असली है या नकली। लोग चिल्लाने लगे। डॉक्टर लल्लन ने ऊर्जावती गोली को ध्यान से देखा। उसका चेहरा और उत्साहित हो गया, यहाँ तक कि उसका शरीर कांपने लगा। ऊर्जावती गोली, ये सचमुच ऊर्जावती गोली है, डॉक्टर लल्लन ने कांपती आवाज में कहा। फिर वह शिवम की ओर मुड़ा और उत्साह से बोला, क्या ये गोली सचमुच तुमने बनाई? शिवम ने विनम्रता से डॉक्टर लल्लन को सहारा दिया और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये गोली मैंने ही बनाई। ये सुनकर डॉक्टर लल्लन बिना कुछ कहे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। मैंने दशकों तक आयुर्वेद का अध्ययन किया, लेकिन ऐसी चमत्कारी गोली कभी नहीं देखी। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें, डॉक्टर लल्लन ने उत्साह से कहा। ये देखकर शिवम ने जल्दी से डॉक्टर लल्लन को उठाया। कृपया जल्दी उठिए, आप मेरे सीनियर हैं, मैं ये नहीं स्वीकार कर सकता, शिवम ने थोड़ा डरते हुए कहा। डॉक्टर लल्लन ने सिर हिलाया और बोले, उम्र का कोई मतलब नहीं। तुम्हारी काबिलियत मुझसे ऊपर है, तुम्हें ये हक है। ये सुनकर शिवम को डॉक्टर लल्लन के लिए बहुत सम्मान हुआ। कितने लोग अपनी सीनियरिटी का फायदा उठाते हैं, लेकिन डॉक्टर लल्लन जैसे सच्चे और विनम्र लोग बहुत कम हैं। इस दृश्य ने मंच के नीचे सभी को चौंका दिया। डॉक्टर लल्लन ने भी कहा, लगता है ये सचमुच ऊर्जावती गोली है। किसी ने धीरे से कहा, सोचा नहीं था कि शिवम सचमुच वो तथाकथित डॉक्टर है। इतनी कम उम्र में इतनी शानदार प्रतिभा। कोई आश्चर्य नहीं कि राठौर परिवार उसका समर्थन करता है। मिस्टर शिवम, क्या आप ऊर्जावती गोली का फॉर्मूला बेचेंगे? मैं 10 करोड़ देने को तैयार हूँ। किसी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। मैं 100 करोड़ दूंगा। मैं एजेंसी का अधिकार खरीदने के लिए पैसे देने को तैयार हूँ। मंच के नीचे कई व्यापारी चिल्लाने लगे। सुनील का चेहरा बेहद खराब हो गया।
थककर परिवार के चापलूस लोग पछतावे से भर गए। अक्षर के नेतृत्व में सभी ने शिवम का मजाक उड़ाया और उसकी बेइज्जती की थी। शिवम ने मंच के नीचे व्यापारियों को देखा और धीरे से बोला, मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं आपको एजेंसी का अधिकार दे सकता हूं। मैं सिर्फ 10% लूंगा। ये सुनकर सभी बेहद उत्साहित हो गए। सिर्फ 10% लेना लगभग मुफ्त देने जैसा था। लेकिन मेरी एक शर्त है, शिवम ने अचानक कहा। उसने सुनील थक्कर को ठंडी नजरों से देखा और बोला, कोई भी थक्कर परिवार के साथ बिजनेस नहीं करेगा और सभी की कीमत एक जैसी होगी, वरना आपका एजेंसी का अधिकार रद्द कर दिया जाएगा। शिवम साफ तौर पर थक्कर परिवार को निशाना बना रहा था। एक बार कीमत तय हो जाने के बाद सुनील के लिए दूसरों से खरीदना असंभव हो जाएगा। सुनील ने शिवम को ठंडी नजरों से देखा और गुस्से में मेज पर जोर से मारा और खड़ा हो गया। वह गुस्से में चिल्लाया, शिवम, तुम्हें लगता है कि इस घटिया ऊर्जावती गोली से तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो? मैं बता रहा हूं, ये असंभव है। ये संभव है या नहीं, ये तुम नहीं तय करोगे, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। सुनील ने शिवम को घूरते हुए कड़वे लहजे में कहा, देखते हैं। ये कहकर सुनील वहां से चला गया। अक्षर, जो पास खड़ा था, थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वह बेशर्मी से शिवम के पास गया और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोला, मिस्टर शिवम, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम बुरा तो नहीं माने? शिवम ने उसकी ओर देखा और हाथ हिलाते हुए कहा, रघुनाथ, इसे बाहर फेंको। जी, मिस्टर शिवम। रघुनाथ ने तुरंत कुछ लोगों को बुलाया और अक्षर को दरवाजे के बाहर फेंक दिया। निकिता और हितेश वहां और रुकने की हिम्मत नहीं कर सके और जल्दी से नंबर 1 ग्रैंड मैंशन से निकल गए। ये निकम्मा कब से आयुर्वेदिक दवा सीख गया? नंबर 1 ग्रैंड मैंशन से बाहर निकलते हुए निकिता धीरे से बड़बड़ाए। वह 3 साल तक शिवम के साथ रही थी, लेकिन इन 3 सालों में शिवम सिर्फ कपड़े धोने और खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। हितेश का चेहरा उदास था और उसने कुछ नहीं कहा। सब खत्म होने के बाद शिवम और डॉक्टर लल्लन बैकस्टेज गए। मिस्टर लल्लन, ये ऊर्जावती गोली का फॉर्मूला है। शिवम ने बहुत उदारता से ऊर्जावती गोली का फॉर्मूला मिस्टर लल्लन को दे दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपनी जिंदगी में इतना रहस्यमय फॉर्मूला देख पाऊंगा। अब मुझे कोई मलाल नहीं। मिस्टर लल्लन ने फॉर्मूला पकड़ा और उत्साह से आंसू बहने लगे। तभी मिस्टर लल्लन ने शिवम की ओर देखा और बोले, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ऊर्जावती गोली बना सकता हूँ। शिवम थोड़ा हैरान हुआ और खुशी से बोला, मिस्टर लल्लन, आप सचमुच ऐसा करेंगे? बिल्कुल, मैं पूरी तरह गंभीर हूँ। मुझ पर भरोसा करो, मिस्टर लल्लन ने गंभीरता से कहा। ये तो शानदार है। शिवम की आवाज में उत्साह था। मिस्टर लल्लन की मदद से शिवम का काफी वक्त बच सकता था। इसके अलावा मिस्टर लल्लन के कई शिष्य थे जो शिवम के लिए ऊर्जावती गोली बना सकते थे। दोनों की तुरंत अच्छी बन गई और वे खूब बातें करने लगे। बातचीत से शिवम को साफ पता चला कि मिस्टर लल्लन एक दवा के दीवाने थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दवा बनाने में लगा दी थी। अफसोस, मेरी काबिलियत कम थी। मैं पूरी जिंदगी जयपुर में ही रह गया, मिस्टर लल्लन ने थोड़ा उदास होकर कहा। फिर उन्होंने बात बदलते हुए शिवम की ओर देखा और कहा, तुम्हारी प्रतिभा के साथ तुम्हें जयपुर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। कम से कम तुम्हें आयुर्वेदिक मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना चाहिए और अपनी काबिलियत साबित करनी चाहिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन कॉन्फ्रेंस? शिवम ने भौहें सिकोड़ते हुए थोड़ा असमंजस में पूछा, ये क्या है? मिस्टर लल्लन हैरान होकर बोले, तुम्हें सचमुच नहीं पता? शिवम ने सिर खुजाते हुए शर्मिंदगी से कहा, मिस्टर लल्लन, मैं बहुत कम बाहर जाता हूं, तो मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता। ये सुनकर मिस्टर लल्लन ने समझाया, आयुर्वेदिक मेडिसिन कॉन्फ्रेंस हमारे देश में आयुर्वेदिक दवाओं के लिए आयोजित एक प्रतियोगिता है। ये आमतौर पर हर 2 साल में होती है। अगर तुम इसमें अच्छा रैंक हासिल करो तो तुम्हें एक दुर्लभ जड़ी बूटी इनाम में मिलती है। पिछले साल पुणे में पहला इनाम कथित तौर पर 100 साल पुराना आयुर्वेदिक राजा था। ये सुनकर शिवम तुरंत खड़ा हो गया। मिस्टर लल्लन, ये सच है? शिवम का उत्साह छिपाए नहीं छिप रहा था। 100 साल पुराना आयुर्वेदिक राजा शिवम को 10 ऊर्जावती गोलियां बनाने के लिए काफी था। तब उसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा हो सकता था। मिस्टर लल्लन ने सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल सच है। यहाँ तक कि मिस्टर लल्लन ने थोड़े अफसोस के साथ कहा, मैंने कई बार हिस्सा लिया, लेकिन जयपुर के लिए अच्छा रैंक नहीं ला सका। मुझे लगा था कि जयपुर की कोई उम्मीद नहीं है। अगर तुम हिस्सा लो तो तुम निश्चित रूप से जयपुर के आयुर्वेदिक दवा जगत को गौरव दिलाओगे। शिवम बेहद उत्साहित था। उसने मिस्टर लल्लन का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, मिस्टर लल्लन, चिंता मत करो, मैं पुणे में पहला स्थान जरूर हासिल करूंगा। शिवम के पास अनगिनत नुस्खे थे। हालांकि अभी वह इन नुस्खों से गोलियां नहीं बना सकता था, लेकिन थोड़ी सी ताकत बढ़ने पर यह कोई समस्या नहीं होगी। अपनी जिंदगी में अगर मैं जयपुर को आयुर्वेदिक मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में पहला स्थान लेते देख सकूं, तो मुझे कोई मलाल नहीं रहेगा, मिस्टर लल्लन ने भावुक होकर कहा। बातचीत से पता चला कि अगली आयुर्वेदिक मेडिसिन कॉन्फ्रेंस 1 महीने में थी।
सुरक्षा के लिए शिवम को 1 महीने के अंदर अपनी ताकत बढ़ानी थी ताकि वह गोली को सफलतापूर्वक बना सके। अब शिवम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बेताब था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि मोनिका बहुत परफेक्ट थी। एक आम आदमी ऐसी लड़की के लायक नहीं था। चूंकि मोनिका ने शिवम पर भरोसा किया था, तो शिवम उसे किसी भी हाल में निराश नहीं होने देगा। मोनिका, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। शिवम की आंखें चमक रही थीं और उसने अपनी मुठ्ठियां कस लीं। ... सुनील का चेहरा राख की तरह हो गया और वह गुस्से से भरा था। इस नीच ने मुझसे धोखा करने की हिम्मत की। सुनील ने मेज पर रखा फूलदान उलट दिया। पापा, क्या हुआ? अभी अभी अस्पताल से छुट्टी पाकर आए ऋषभ ने हैरानी से पूछा। सुनील ने ठंडे स्वर में डांटा, चुप रह बेकार, ये सब तेरी वजह से हुआ। ऋषभ ने तुरंत शिकायती लहजे में कहा, मेरा इससे क्या लेना देना। तभी हितेश पास आया और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोला, प्रेसिडेंट सुनील, अगर मैं आपकी जगह होता तो शिवम को ठिकाने लगा देता। तुम बहुत बोलता है। सुनील ने हितेश की पीठ पर लात मारी। अगर मैंने शिवम को मारा और मोनिका ने जांच की तो क्या तुम जिम्मेदारी लेगा? सुनील ने सारा गुस्सा हितेश पर उतार दिया। हितेश चुपचाप सिकुड़कर एक तरफ खड़ा हो गया। हालांकि वह नाखुश था, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। सुनील ने हंसते हुए कहा, मेरे परिवार के पास सैकड़ों प्रोडक्ट्स और दर्जनों विशेषज्ञ हैं। मैं देखता हूं कि ये घटिया ऊर्जावती गोली क्या कर सकती है। ... अगले दिन शिवम सुबह जल्दी उठा और बाजार में जड़ी बूटियां खरीदने की तैयारी करने लगा। जब से ऋषभ सामने आया था, शिवम को एक गहरी संकट की भावना महसूस हो रही थी। ऋषभ अकेले ही शिवम के लिए सिरदर्द था। फिर मुंबई जैसे बड़े शहर का क्या, मोनिका जैसी परफेक्ट लड़की के पीछे सूटर्स की कमी नहीं थी, और वो भी ताकतवर बैकग्राउंड वाले। शिवम समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने रघुनाथ को फोन किया और दोनों बाजार की ओर चल पड़े। जयपुर का बाजार मार्केट स्ट्रीट पर था। हर सुबह यहाँ अनगिनत छोटे मोटे विक्रेता स्टॉल लगाते थे। सब्जियों, मांस और रोजमर्रा की चीजों के अलावा कुछ पहाड़ी जड़ी बूटी विक्रेता भी यहाँ स्टॉल लगाते थे। मिस्टर शिवम, मैं यहाँ काफी समय से आता हूँ। यहाँ कुछ खास नहीं मिलता, कार से उतरते ही रघुनाथ ने बड़बड़ाते हुए कहा। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, शायद तुम्हें अच्छी चीजों की परख नहीं। रघुनाथ ने अपनी नाक खुजलाते हुए शर्मिंदगी से कहा, परख तो नहीं है, लेकिन मैं इस गली में पैदा हुआ हूँ। यहाँ ढेर सारे ठग हैं। शिवम ने और कुछ नहीं कहा और गली में चलने लगा। जैसा कि रघुनाथ ने कहा था, यहाँ लगभग सभी जड़ी बूटी व्यापारी ठग थे। शिवम ने आधी गली छान मारी, लेकिन उसे एक भी जंगली जड़ी बूटी नहीं मिली। तभी शिवम की नजर आखिरी पंक्ति में एक विक्रेता पर पड़ी। विक्रेता के सामने ढेर सारी नकली जड़ी बूटियां थीं, लेकिन एक लगभग मुरझाई हुई अंगेलिका डहुरिका ने शिवम का ध्यान खींचा। ये मुरझाई हुई अंगेलिका डहुरिका तेज औषधीय सुगंध बिखेर रही थी। शिवम की आंखें चमक उठीं। वह जल्दी से आगे बढ़ा, एक जड़ी बूटी उठाई और विनम्रता से पूछा, भाई साहब, ये अंगेलिका कितने की है? विक्रेता ने नजर उठाकर देखा और बोला, 30,000। अरे, ये क्या लूट है, मैं तेरा स्टॉल तोड़ दूंगा। रघुनाथ ने विक्रेता की नाक पर उंगली तानते हुए गाली दी। विक्रेता ने रघुनाथ को घूरा और बोला, पसंद है तो खरीद, नहीं तो फूट यहाँ से, कंगाल कहीं का। तुम। रघुनाथ ने आस्तीन चढ़ाई और उसे मारने को तैयार हो गया। शिवम ने जल्दी से उसे रोका और मुस्कुराते हुए कहा, 30,000 ठीक है, मैं लेता हूँ। ये सुनकर विक्रेता का रवैया तुरंत बदल गया। वह जल्दी से उठा और बोला, तुम तो समझदार हो, लो, अभी देता हूँ। उसके रवैये का बदलाव देखकर शिवम को हंसी आ गई। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया और रघुनाथ की ओर देखा। रघुनाथ ने बैग से 30,000 रुपये निकाले और विक्रेता को फेंकते हुए बड़बड़ाया, अगर मिस्टर शिवम इतने अच्छे न होते तो मैं तुझे पीट देता। जैसे ही शिवम ने अंगेलिका डहुरिका लेने के लिए हाथ बढ़ाया, किसी ने उसे छीन लिया। मुझे ये अंगेलिका डहुरिका चाहिए। बोलने वाली एक सजी धजी युवा लड़की थी। लड़की 17-18 साल की थी। चेहरे पर हल्का मेकअप और सिर से पांव तक डिजाइनर कपड़े इस बात का सबूत थे कि वह किसी अमीर खानदान की बेटी थी। उसके आसपास के बॉडीगार्ड्स ने भी यही इशारा किया। शिवम ने भौहें सिकोड़ते हुए जितना हो सके विनम्रता से कहा, मिस, ये अंगेलिका मैंने पहले देखी थी। मैंने इसके पैसे भी दे दिए हैं। मुझे क्या, मेरे हाथ में है तो मेरा है। लड़की ने घमंड से कहा। शिवम ने थोड़े नाराजगी भरे स्वर में कहा, मिस, आपको थोड़ा तमीज से बात करनी चाहिए। मुझे तुमसे तमीज से बात करने की क्या जरूरत? मैंने कहा न, ये मेरा है, लड़की ने जिद्दी अंदाज में कहा। शिवम का चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। वह एक कदम आगे बढ़ा और बोला, तुम इसे मुझे वापस दे दो, वरना मैं तमीज भूल जाऊंगा। ओहो, मुझे डरा रहे हो? जानते हो मैं कौन हूँ? लड़की ने हंसते हुए कहा। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तमीज तो बनती है। शिवम की आवाज बेहद ठंडी थी। मिस गुरप्रीत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी रघुनाथ का बॉडीगार्ड लांस अचानक चिल्लाया। शिवम ने भौहें सिकोड़कर लांस की ओर देखा और पूछा, तुम इसे जानते हो?
लांस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लड़की ने बेअदबी से कहा, लांस, इसे बता मैं कौन हूँ, और इसे कहो कि यहाँ से दफा हो जाए। लांस ने अटकते हुए कहा, मिस्टर शिवम, ये मेरे मालिक की बेटी है, गुरप्रीत। तुम्हारा मालिक? शिवम ने भौहें सिकोड़कर कहा, गोविंदलाल। हाँ, लांस ने सिर हिलाया। गुरप्रीत एक कदम आगे बढ़ी और हंसते हुए बोली, अब जान गए ना मैं कौन हूँ। चलो फटाफट दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी टांगें तुड़वा दूंगी। शिवम ने गुरप्रीत को ठंडी नजरों से देखा और बोला, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। ये अंगेलिका मेरा है। तुम? गुरप्रीत इतनी गुस्से में थी कि उसका छोटा सा शरीर कांपने लगा। उसने शिवम की ओर उंगली तानते हुए कहा, इसे मुझे दे दो। नहीं, शिवम ने बिना भाव के कहा। तुम मरने वाला है। गुरप्रीत ने चिल्लाते हुए अपनी छोटी सी मुट्ठी शिवम की ओर लहराई। लांस ने जल्दी से गुरप्रीत को पीछे खींचा और अटकते हुए कहा, मिस गुरप्रीत, तुम चली जाओ। ये अंगेलिका मिस्टर शिवम ने पहले देखी थी। लांस की बात सुनकर गुरप्रीत और भड़क गई। उसने लांस के मुंह पर थप्पड़ मारा और गुस्से में बोली, गद्दार, इसे वापस ले लो। लांस ने थप्पड़ खाया, लेकिन चुप रहा। फिर भी उसने गुरप्रीत की कलाई कसकर पकड़ रखी थी। गुरप्रीत छटपटाई, लेकिन छूट नहीं सकी। उसने गुस्से में अपने बॉडीगार्ड की ओर देखा। मॉन्टी, इसे पीट दो, गुरप्रीत ने चिल्लाकर कहा। मॉन्टी नाम का आदमी आगे बढ़ा और उसने लांस की कलाई पर जोर से मारा। लांस की कलाई में दर्द हुआ और उसने गुरप्रीत को छोड़ दिया। लांस, क्या हो गया? रघुनाथ का साइडकिक बनकर अपने औकात भूल गया, मॉन्टी ने हंसते हुए कहा। लांस का चेहरा लटक गया। उसने मुस्कुराकर कहा, मिस गुरप्रीत इस मामले में गलत हैं। मुझे क्या सही गलत? मेरे मालिक का ऑर्डर है कि मैं उनकी रक्षा करूं, मॉन्टी ने ठंडे स्वर में कहा। बकवास बंद करो और इसे पीटो, गुरप्रीत गुस्से से चिल्लाई। शिवम का चेहरा और ठंडा हो गया। उसने गुरप्रीत को ठंडी नजरों से देखा और बोला, तुम्हें इतनी छोटी उम्र में इतना बदतमीज कैसे बनाया गया? तुम मेरे मम्मी पापा की बात करता है, गुरप्रीत ने आंखें तरेरते हुए कहा। मॉन्टी, इसे मारो, गुरप्रीत ने पैर पटकते हुए गुस्से में कहा। मॉन्टी एक कदम आगे बढ़ा। उसने शिवम को ऊपर से नीचे तक देखा और उदासीनता से बोला, जल्दी से अंगेलिका वापस कर दो, फिर माफी मांगो और झुककर सलाम करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शिवम ने हंसते हुए कहा, तुम इसके लायक है। मॉन्टी का चेहरा बदल गया और वह चिल्लाया, तुम मरने वाला है। ये कहकर मॉन्टी ने अपनी मुट्ठी तानकर शिवम पर हमला किया। मॉन्टी की ताकत लांस से तो ज्यादा थी, लेकिन जुनैद के मुकाबले भी वह कुछ नहीं था, तो शिवम का क्या? शिवम ने उसकी ओर देखा भी नहीं और एक लात मॉन्टी के पेट में मार दी। मॉन्टी का मुंह अभी शिवम को छू भी नहीं पाया था कि उसका शरीर हवा में उड़ गया और वह धड़ाम से जमीन पर गिरा। उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई। ये देखकर गुरप्रीत में जरा भी पछतावा नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी तानकर शिवम पर हमला कर दिया। तुम मर गया, मुझे छेड़ने की हिम्मत की, मेरे पापा तुझे पीट पीट कर मार डालेंगे, गुरप्रीत ने शिवम को मारते और लात मारते हुए कहा। शिवम का धैर्य जवाब दे रहा था। वह चाहता था कि इस जिद्दी बच्ची को एक थप्पड़ मारकर बेहोश कर दे, लेकिन बचपन से सख्त परवरिश में पला शिवम किसी औरत पर हाथ नहीं उठा सकता था। खुशकिस्मती से लांस ने समय रहते गुरप्रीत को खींच लिया। गुरप्रीत शायद थक गई थी, इसलिए वह थोड़ी दूर खड़ी होकर शिवम की ओर उंगली तानते हुए बोली, रुक जा, मेरे पापा तुझे छोड़ेंगे नहीं। शिवम को ऐसे इंसान से बहस करने का कोई शौक नहीं था, तो उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। कार में बैठने के बाद लांस ने माफी मांगते हुए कहा, मिस्टर शिवम, मुझे माफ कर दो। शिवम ने हाथ हिलाकर कहा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? वैसे तुम्हारे मालिक को लेकर मैं सोच रहा हूं कि क्या वो अपने इस टाइटल के लायक हैं। ऐसी बेटी को पालने वाला इंसान कितना अच्छा हो सकता है। लांस ने जल्दी से सफाई दी, मेरे मालिक अच्छे इंसान हैं। बस पहले एक मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में उनकी दुश्मनी हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, इसलिए वो गुरप्रीत को बहुत लाड़ करते हैं। ये सुनकर शिवम चुप रहा। रघुनाथ ने शिवम को ड्रैगन पैराडाइज छोड़ दिया। जाने से पहले लांस ने कहा, मिस्टर शिवम, चिंता मत करो, मैं अपने मालिक को सब कुछ समझा दूंगा। शिवम ने सिर हिलाया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर गोविंदलाल उससे पंगा लेने की हिम्मत करता तो शिवम उसे सबक सिखाने को तैयार था। रघुनाथ के जाने के बाद शिवम ने बिना वक्त गंवाए अंगेलिका डहुरिका निकाली। हालांकि इस अंगेलिका की शक्ल अच्छी नहीं थी, लेकिन इसकी औषधीय सुगंध बहुत तेज थी। शिवम ने अनुमान लगाया कि ये करीब 10 साल पुरानी थी। ये अब तक की सबसे पुरानी जड़ी बूटी थी जो शिवम ने देखी थी। शिवम ने बिना वक्त गंवाए इस अंगेलिका से ऊर्जावती गोली बनाने की तैयारी शुरू कर दी। आत्मा मंडल में रहने वालों के लिए ऊर्जावती गोली एक पवित्र वस्तु थी। एक गोली उसे अगले स्तर तक ले जा सकती थी। इस अंगेलिका से एक ऊर्जावती गोली बन सकती है, शिवम ने सोचा। फिर उसने अंगेलिका को काटकर कढ़ाई में डाल दिया। शिवम ने अभी तक आध्यात्मिक आग पैदा नहीं की थी, इसलिए उसे प्राकृतिक आग पर निर्भर रहना पड़ा। शिवम ने अपनी उंगली उठाई और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा कढ़ाई में डाल दी।
अपनी ऊर्जा के सहारे उसने ऊर्जावती गोली बनानी शुरू की। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक शिवम की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग खत्म हो गई। आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ कढ़ाई अचानक टूट गई। कढ़ाई के मलबे में 2 मूंगफली के दाने के आकार की गोलियां चुपचाप पड़ी थीं। मैंने 2 गोलियां बना लीं। 2 ऊर्जावती गोलियों को देखकर शिवम बेहद उत्साहित था। उसने सोचा था कि वह सिर्फ एक गोली बना पाएगा, लेकिन 2 गोलियां बन गईं। ये उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। सिर्फ 10 साल पुरानी जड़ी बूटी से मैंने 2 ऊर्जावती गोलियां बना लीं। अगर 20-30 साल पुरानी या 100 साल पुरानी जड़ी बूटी मिले तो मैं कितनी गोलियां बना सकता हूं? शिवम जितना सोचता उतना उत्साहित होता। अगर उसके पास पर्याप्त जड़ी बूटियां हो तो फाउंडेशन स्थापना चरण में पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। इसके बाद शिवम ने बिना वक्त गंवाए दोनों ऊर्जावती गोलियां निगल लीं। जयपुर के नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते गोविंदलाल पूरे जयपुर में मशहूर थे। कई अमीर बच्चे उनके यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते थे, क्योंकि गोविंदलाल का कनेक्शन बढ़ता जा रहा था। पापा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें उसकी पिटाई करनी ही होगी, गुरप्रीत ने पैर पटकते हुए शिकायती लहजे में कहा। गोविंदलाल को हल्का सिर दर्द हो रहा था। उन्होंने कहा, तुम फिर से मुसीबत में पड़ गई। इस दौरान दत्त परिवार की मार्शल आर्ट्स स्कूल का कल्याण परिवार की मार्शल आर्ट्स स्कूल के साथ मुकाबला चल रहा था। हालांकि ये शिष्यों के बीच प्रतियोगिता थी, लेकिन ये स्कूल की ताकत को दर्शाती थी। गोविंदलाल के पास कई शिष्य थे, लेकिन अफवाह थी कि कल्याण परिवार ने एक मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ को हायर किया था। गोविंदलाल को इस बात की चिंता थी, अगर वे हार गए तो दत्त परिवार की मार्शल आर्ट्स स्कूल की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। दत्त परिवार के लिए ये एक आपदा होगी। मैंने कोई मुसीबत नहीं मचाई, उसने मेरे साथ बदतमीजी की, गुरप्रीत ने गुस्से में कहा। गोविंदलाल ने मोंटी की ओर देखा और गहरे स्वर में पूछा, क्या हुआ? मैंने तुझे उसकी रक्षा करने को कहा था न? मोंटी ने माफी मांगते हुए कहा, मालिक, वो लड़का मार्शल आर्ट्स में माहिर था, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सका। तुम तो बेकार है, उसने तुझे एक लात में उड़ा दिया, गुरप्रीत ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। ये सुनकर गोविंदलाल हैरान होकर बोले, जयपुर में ऐसा शानदार मार्शल आर्टिस्ट है। मोंटी उनका सबसे काबिल शिष्य था, उसे एक लात में उड़ा दिया। मोंटी ने हिम्मत जुटाकर कहा, मालिक, मैंने उसे कमाका। तुम बेकार है, बहाने मत बना, गुरप्रीत ने बाहें चपेटते हुए नाराजगी से कहा। लेकिन गोविंदलाल के दिमाग में कुछ और चल रहा था। अगर वह उसकी मदद ले सके तो क्या दत्त परिवार की समस्या हल नहीं हो जाएगी? लेकिन गोविंदलाल ने हल्की सी सांस ली। उनकी बेटी ने उसे ठेस पहुंचाई थी तो वह मदद क्यों करेगा? अरे हाँ, लांस ने उस लड़के की मदद की, गुरप्रीत ने गुस्से में कहा। ये सुनकर गोविंदलाल उत्साह से बोले, मतलब लांस उसे जानता है? हाँ, उसने उसकी मदद की। पापा, तुम लांस को अच्छा सबक सिखाओ, गुरप्रीत ने गुस्से में कहा। गोविंदलाल खुशी से हंसे और बोले, भगवान हमारे साथ हैं, जल्दी से लांस को बुलाओ। ठीक है, मैं उसे अभी बुलाती हूँ और उसकी अच्छे से खबर लूंगी। गुरप्रीत ने सोचा कि गोविंदलाल उसका बदला लेने वाले हैं, तो वह उत्साह से चिल्लाई। ड्रैगन पैराडाइज में शिवम पूरी रात नहीं सोया। 2 ऊर्जावती गोलियां निगलने के बाद उसके दांतियन में आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से फैलने लगी। पूरी रात लगी उस ऊर्जा को पूरी तरह पचाने में। सुबह 9 बजे शिवम की आंखें खुलीं। उसकी आंतरिक ऊर्जा बहुत बढ़ गई थी और उसका मानसिक स्तर भी बदल रहा था। खेती ने न केवल उसकी शारीरिक ताकत बढ़ाई, बल्कि उसके मन की स्थिति को भी बदला। कहा जाता है कि एक सच्चा सर्वशक्तिमान अपनी इच्छाओं और चाहतों को भी त्याग देता है। हालांकि शिवम ने अभी खेती शुरू की थी, फिर भी उसका मानसिक स्तर बहुत बदल गया था। वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। मैं 2 स्तर बढ़कर आत्ममंडल के 5वें स्तर पर पहुंच गया, शिवम ने सोचा। उसके शरीर में जबरदस्त ताकत महसूस हो रही थी और उसके होठों पर मुस्कान थी। फाउंडेशन स्थापना चरण अब दूर नहीं था। तभी लांस अचानक ड्रैगन पैराडाइज पहुंचा। मिस्टर शिवम, लांस को देखकर शिवम को कुछ अंदाजा हुआ। क्या तुम्हारा मालिक मुझसे चुनौती लेना चाहता है? शिवम ने उदासीन स्वर में पूछा। लांस ने जल्दी से सिर हिलाया और बोला, नहीं नहीं, मेरे मालिक को इस बात का पता चला और उन्होंने खास तौर पर तुमसे माफी मांगने के लिए एक दावत रखी है। सचमुच? शिवम थोड़ा हैरान हुआ। गोविंदलाल इतने तमीजदार हैं, फिर उनकी बेटी इतनी बदतमीज कैसे है? मेरे मालिक ने तुम्हारे लिए खास तौर पर 10 साल पुराना जिनसेंग भी तैयार किया है, लांस ने आगे कहा। ये कहकर उसने कार से एक गिफ्ट बॉक्स निकाला। शिवम ने बॉक्स खोला और देखा कि उसमें सचमुच 10 साल पुराना जिनसेंग था। इससे शिवम को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। गोविंदलाल कुछ ज्यादा ही तमीजदार थे। ठीक है, कब? शिवम इस विनम्र प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सका। लांस ने कहा, मैं तुम्हें रात 7 बजे लेने आऊंगा। ठीक है, शिवम ने सिर हिलाकर हामी भर दी। राठौर परिवार के मैनर में इस दौरान मोनिका बाहर नहीं गई थी, लेकिन जयपुर की हर चीज पर उसकी नजर थी।
उसने ऊर्जावती गोली हाथ में पकड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, ये गोली थक्कर परिवार को हराने के लिए काफी है। सेक्रेटरी ने कहा, मिस, आप थक्कर परिवार को कम आंक रही हैं। मैं थक्कर परिवार को कम नहीं आंक रही। मोनिका ने सिर हिलाया। शिवम ने उसे जो एक्वाराइम गोली दी थी उसने उसे हैरान कर दिया था। उस गोली को खाने के बाद मोनिका को लगा कि उसकी त्वचा पहले से ज्यादा मुलायम और चमकदार हो गई थी। मुंबई में भी मोनिका ने ऐसी चमत्कारी दवा कभी नहीं देखी थी। वैसे मेरे सारे बॉडीगार्ड्स को शिवम की सुरक्षा के लिए भेज दो, मोनिका ने अचानक कहा। सेक्रेटरी हैरान होकर बोला, क्या कोई शिवम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? मोनिका ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, जब लोग हताश हो जाते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। थक्कर परिवार के ढहने पर क्या होगा कोई नहीं जानता। आपका क्या? सेक्रेटरी ने चिंता से पूछा, लेकिन पूछने के बाद उसे लगा कि ये सवाल बेकार था। अगर मोनिका को कुछ हुआ तो ओल्ड मास्टर राठौर शायद पूरे जयपुर को मिटा दे। फिर सेक्रेटरी ने मोनिका के निर्देशों का पालन करते हुए उसके गुप्त सुरक्षा बॉडीगार्ड्स को भेज दिया। ... रात को शिवम लांस के साथ समय पर दत्त परिवार के घर पहुंचा। दत्त परिवार ने पहले से ही आंगन में दावत का इंतजाम कर रखा था और शिवम का इंतजार कर रहे थे। पापा, ये क्या मजाक है? उसने आपकी बेटी को ठेस पहुंचाई और आप उसे खाना खिला रहे हैं और गिफ्ट दे रहे हैं। गुरप्रीत ने गुस्से में कहा। वो जिनसिंग, उसे क्यों दे रहे हो? कितना कीमती है वो? क्या वो इसके लायक है? गुरप्रीत ने गुस्से में कहा। ये देखकर गोविंदलाल ने बेबसी से कहा, हमें उससे मदद मांगनी है। मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो मैं यूं ही पिघ गई, गुरप्रीत ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। गोविंदलाल ने सोचा और बोले, ठीक है, ऐसा करते हैं। उसकी मदद के बाद पापा उसे तेरे लिए सबक सिखाएगा, ठीक है? पक्का। गुरप्रीत का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। गोविंदलाल ने सिर हिलाया और बोले, हाँ हाँ बिल्कुल। जल्द ही शिवम और लांस दत्त परिवार के घर पहुंच गए। शिवम को देखकर गोविंदलाल जल्दी से आगे आए और बोले, मिस्टर शिवम, तुम आखिरकार आ गए। गोविंदलाल की विनम्रता देखकर शिवम ने भी तमीज से कहा, मिस्टर दत्त, आप बहुत विनम्र हैं। जल्दी बैठो। गोविंदलाल ने उत्साह से शिवम को मेज की ओर खींचा और बिठा दिया। गुरप्रीत ने शिवम को घूरा और चॉपस्टिक्स और कटोरे मेज पर जोर से पटके। किसी को देखकर मेरा खाना का मूड खराब हो गया, गुरप्रीत ने तंज कसते हुए कहा। मिस्टर शिवम, माफ करना, मैंने अपनी बेटी को बहुत लाड़ किया है, बुरा मत मानना, गोविंदलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन शिवम को साफ पता था कि गोविंदलाल को गुरप्रीत की हरकतों पर कोई एतराज नहीं था। खाना खत्म होने वाला था। मिस्टर शिवम, दरअसल मैंने तुम्हें इस बार एक मदद के लिए बुलाया है, गोविंदलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर शिवम को सब समझ आ गया, इसलिए गोविंदलाल इतने तमीजदार थे। उन्हें मदद चाहिए थी। मिस्टर दत्त, चूंकि मैंने आपका गिफ्ट ले लिया है तो बताइए क्या मदद चाहिए, शिवम ने सिर हिलाकर कहा। गोविंदलाल ने जल्दी से पूरी बात बताई। शिवम ने गहरे स्वर में कहा, मिस्टर दत्त, आप खुद क्यों नहीं हिस्सा लेते? गोविंदलाल कुछ कह पाते उससे पहले गुरप्रीत ने हंसते हुए कहा, क्या समझ में नहीं आता? ये शिष्यों की प्रतियोगिता है, मेरे पापा हिस्सा नहीं ले सकते, वरना तुम्हारी क्या जरूरत थी? शिवम ने गुरप्रीत को नजरअंदाज किया। उसने सोचा और बोला, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। शिवम दूसरों की चीजें मुफ्त में नहीं ले सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंदलाल ने अपना गिलास उठाया और मुस्कुराते हुए कहा। अंकल दत्त। तभी बाहर से एक आवाज आई। एक 20 साल का नौजवान दरवाजे पर खड़ा था। वह लंबा और हैंडसम था, जैसे कोई फिल्मी हीरो। उसे देखकर गुरप्रीत उत्साह से उठी और उसके गले लग गई। मनीष, तुम यहाँ कैसे? गुरप्रीत ने उत्साह से कहा। मनीष ने मुस्कुराकर कहा, सुना है अंकल दत्त का कल्याण परिवार के साथ मार्शल आर्ट्स मुकाबला है, तो पापा ने मुझे उनकी मदद के लिए भेजा है। ये सुनकर गोविंदलाल तुरंत उठे और मुस्कुराते हुए बोले, मनीष, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन कल्याण परिवार से निपटना आसान नहीं है। सुना है उन्होंने एक विशेषज्ञ को बुलाया है। मनीष ने बेपरवाही से मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो अंकल दत्त, मैंने 1 महीने पहले ही आंतरिक ऊर्जा विकसित कर ली है। गोविंदलाल हैरान होकर बोले, सचमुच? हाँ, मैं आंतरिक ऊर्जा के पहले स्तर पर हूँ, मनीष ने उत्साह से कहा। वाह, ये तो शानदार है। गोविंदलाल ने उत्साह से मनीष का हाथ पकड़ा। क्या शानदार नौजवान, 20 साल की उम्र में आंतरिक ऊर्जा, तुम तो जीनियस हो। तभी गुरप्रीत अचानक शिवम के पास आए और घमंड से बोली, मनीष आ गया है, अब हमें तुम जैसे निकम्मे की जरूरत नहीं, चलो फटाफट दफा हो जाओ। शिवम ने भौहें सिकोड़कर गोविंदलाल की ओर देखा, लेकिन हैरानी की बात थी कि गोविंदलाल ने भी मुस्कुराकर कहा, वो सही कह रही है, मनीष के होने से अब तुम्हारी जरूरत नहीं। गोविंदलाल की बात सुनकर शिवम का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि गोविंदलाल इतनी जल्दी पलट जाएंगे। अंकल दत्त, ये कौन है?
मनीष ने शिवम की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ पूछा। गोविंदलाल ने उदासीनता से कहा, मैं इसे मदद के लिए बुलाने वाला था, लेकिन अब तुम आ गए हो तो इसकी जरूरत नहीं। हाँ मनीष, इस बदमाश ने मुझे ठेस पहुंचाई, तुम मेरा बदला लो, गुरप्रीत ने गुस्से में कहा। ओह, तो ये भी कोई विशेषज्ञ है? मनीष की आंखों में दिलचस्पी झलकी। फिर वह शिवम के पास गया और उदासीनता से बोला, क्या तुम भी आंतरिक ऊर्जा विशेषज्ञ हो? नहीं, शिवम ने बिना सोचे जवाब दिया। शिवम ने झूठ नहीं बोला, उसे सचमुच नहीं पता था कि आंतरिक ऊर्जा क्या है, क्योंकि वह एक अमर खेती करने वाला था। सख्ती से कहें तो वह तथाकथित आंतरिक ऊर्जा विशेषज्ञों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। लेकिन मनीष को लगा कि शिवम एक ऐसा निकम्मा है जिसने अभी तक आंतरिक ऊर्जा हासिल नहीं की थी। तुम में आंतरिक ऊर्जा भी नहीं है और तुम दूसरों के लिए खड़े होने की हिम्मत करते हो। मनीष की आंखों में तिरस्कार था। शिवम को मनीष पर वक्त बर्बाद करने का कोई शौक नहीं था। वह खड़ा हुआ और गोविंदलाल की ओर देखते हुए बोला, अगर ऐसा है तो मैं चलता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। गोविंदलाल ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मालिक, आप। लांस का चेहरा बहुत खराब था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शिवम ने उसे हाथ उठाकर रोक दिया। मिस्टर शिवम। तभी गोविंदलाल ने अचानक शिवम को पुकारा। शिवम रुका और मुड़कर बोला, क्या बात है मिस्टर दत्त? गोविंदलाल ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर शिवम, वो जिनसेंग वापस कर दो। शिवम को गोविंदलाल का व्यवहार और घिनौना लगने लगा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्यों वापस नहीं करना चाहते? गुरप्रीत ने घूरते हुए कहा। शिवम ने गहरी सांस ली और बोला, कल मेरे घर भेज देना कोई। लेने? मालिक, आप हद कर रहे हैं। लांस गुस्से में चिल्लाया। गोविंदलाल ने लांस को ठंडी नजरों से देखा और डांटा, तुझे अभी भी लगता है कि मैं तेरा मालिक हूँ? उसने मेरी बेटी को ठेस पहुंचाई और तुम एक बाहरी की मदद कर रहा है। मैं? लांस चुप हो गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। लांस, चलो। शिवम ने लांस के कंधे पर हाथ रखा। अगर तुम आज चले गए तो तुम मेरे शिष्य नहीं रहोगे। मैं तुम्हें आगे मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाऊंगा, गोविंदलाल ने ठंडे स्वर में कहा। लांस रुक गया और शिवम ने उसकी ओर देखा। लांस मुड़ा और गोविंदलाल की ओर गया। ये देखकर गोविंदलाल हंस पड़े और बोले, अच्छा शिष्य। लेकिन लांस गोविंदलाल के पास गया, थोड़ा झुका और बोला, इन सालों की सिखलाई के लिए शुक्रिया। आज मुझे पता चला कि आप कैसे इंसान हैं। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये कहकर लांस ने अपनी शर्ट उतारी और जमीन पर फेंक दी। कितना कृतघ्न। गोविंदलाल का चेहरा ठंडा था। लांस, सोच लो, आज चले गए तो तुम मुझसे कुछ नहीं सीख पाओगे, गोविंदलाल ने पीछे से चिल्लाया। तभी शिवम ने हंसते हुए कहा, तुझ जैसे हरफनमौला से सीखने की कोई जरूरत नहीं। हा, बकवास मत कर, गोविंदलाल चिल्लाया। साधारण लोगों की तुलना में तुम शायद ताकतवर हो, लेकिन हम जैसे आंतरिक ऊर्जा विशेषज्ञों की नजर में तुम कुछ भी नहीं। गोविंदलाल हंसे। शिवम को गोविंदलाल का छोटा मोटा व्यवहार और देखने का मन नहीं था, तो उसने कुछ नहीं कहा। लांस, चलो, शिवम ने पुकारा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जैसे ही दोनों दरवाजे पर पहुंचे, मनीष ने अचानक चिल्लाया, रुको। शिवम रुक गया। मनीष की ओर पीट करके उसने ठंडे स्वर में पूछा, और क्या है? मनीष ने मुस्कुराकर कहा, तुमने गुरप्रीत को ठेस पहुंचाई। ये बात खत्म नहीं हुई। शिवम ने हंसते हुए कहा, क्यों? तुम उसका बदला लेना चाहते हो? मनीष ने हंसते हुए कहा, गुरप्रीत मेरी बहन जैसी है, मुझे उसका साथ देना ही होगा। थैंक यू मनीष, तुम सबसे अच्छा है, गुरप्रीत ने उत्साह से चिल्लाया। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी टांगें तोड़ दे, जमीन पर घुटने टेके और मुझे सलाम करे, गुरप्रीत ने कड़वे लहजे में कहा। मनीष ने गुरप्रीत के बालों को प्यार से सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। शिवम का सब्र अब जवाब देने लगा था। शिवम को गुरप्रीत जैसी लड़कियों से और भी चिढ़ होने लगी थी। शिवम धीरे से पलटा और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी गोविंद ने हाथ हिलाकर कहा, छोड़ो, उसे जाने दो पापा। गुरप्रीत ने तुरंत नाराजगी में पैर पटका। गोविंद ने डांटते हुए कहा, अरे जल्दी से निकल यहाँ से। शिवम अभी भी गुस्से में था। जब से वह आत्मा मंडल के 5वें स्तर पर पहुंचा था, शिवम को लगने लगा था कि वह और ठंडा और सख्त होता जा रहा था। लेकिन आखिरकार उसने अपने गुस्से को काबू में किया। मिस्टर गोविंद, मैं आपको सलाह देता हूं कि अपनी बेटी को थोड़ा संभालें, वरना वो जल्दी ही मुसीबत में पड़ जाएगी। शिवम ने ठंडी नजरों से उनकी ओर देखा और फिर वहां से चला गया। शिवम और बाकियों के जाने के बाद गुरप्रीत ने गुस्से में कहा, पापा ये क्या था? ना तो आपने उसका कुछ बिगाड़ा और ना ही मनीष को उसे सबक सिखाने दिया। गोविंद ने गुरप्रीत की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, इस लड़के के पीछे राठौर परिवार का हाथ है। उसे जलील करना ठीक है, लेकिन अगर हमने उसे सचमुच चोट पहुंचाई तो हम उसका अंजाम नहीं झेल पाएंगे। ये सुनकर मनीष का घमंड थोड़ा कम हो गया। सिर्फ गुरप्रीत ही थी जो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। मुझे राठौर परिवार की कोई परवाह नहीं,
मैं उससे बदला जरूर लूंगी। शिवम और लांस दत्त परिवार से निकल गए। वापसी के रास्ते में लांस बहुत घबराया हुआ था। जब गाड़ी ड्रैगन पैराडाइज पहुंची, लांस अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मिस्टर शिवम, मैंने आपको निराश किया। मुझे नहीं पता था कि गोविंद ऐसा इंसान है। लांस अपराध बोध से भरा हुआ जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। शिवम ने हल्का सा भौहें चढ़ाईं। उसने लांस की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने मुझे हैरान किया। लांस को शिवम की बात समझ नहीं आई। शिवम ने आह भरते हुए कहा, दत्त परिवार जैसे भ्रष्ट माहौल में तुम अभी भी नेकदिल हो। ये दिखाता है कि तुम में कम से कम नैतिकता तो है। लांस अभी भी अच्छा था, जो कि बहुत अच्छी बात थी। मिस्टर शिवम, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया, लांस ने कुछ अपराध बोध के साथ कहा। अरे हाँ। तभी शिवम ने अचानक लांस की ओर देखा। वह मुस्कुराया और बोला, क्या तुम आंतरिक शक्ति पैदा करना चाहते हो? लांस हैरान रह गया। उसने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, 3 दिन बाद मेरे घर आना। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सचमुच? लांस ने आंखें फाड़कर कहा, जैसे उसे यकीन ही न हो। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, वादा जो किया वो निभाऊंगा। शुक्रिया मिस्टर शिवम। लांस बहुत उत्साहित था और फिर से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। लांस के जाने के बाद शिवम पलटा और घर लौट आया। जुनैद ने शिवम के लिए एक प्याला चाय बनाई। शिवम का चेहरा देखकर जुनैद ने पूछा, मिस्टर शिवम, क्या हुआ? शिवम ने आह भरी, फिर हाथ हिलाकर कहा, दत्त परिवार ने मुझे सचमुच सबक सिखाया। हो, जुनैद हैरान रह गया। शिवम ने एक घूंट चाय पी और खुद से कहा, कभी कभी शालीन चेहरों के पीछे बहुत गंदा दिल होता है। अगले दिन शिवम सुबह जल्दी उठा और जुनैद के साथ ड्रैगन पैराडाइज के चक्कर लगाने निकल गया। दोनों ने 30 चक्कर लगाए, जो 2 घंटे से ज्यादा चला। जब वे वापस लौटे, दोनों पसीने से तरबतर थे। लेकिन फर्क ये था कि जुनैद हाँफ रहा था, जबकि शिवम की सांसें अभी भी स्थिर थीं। मिस्टर शिवम, आप मुझे सांस लेने की कसरत कब सिखाएंगे? जुनैद ने पूछा। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, जल्दी क्या है? जब मैंने वादा किया है तो जरूर सिखाऊंगा। बात करते करते दोनों घर पहुंच गए। दरवाजे पर पहुंचते ही शिवम को एक गाड़ी खड़ी दिखी और गाड़ी के पास एक 50 साल का आदमी खड़ा था। शिवम ने हल्का सा भौहें चढ़ाईं। वह आगे बढ़ा और कुछ बोलने से पहले ही उस आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते मिस्टर शिवम। शिवम और ज्यादा हैरान हो गया। आप कौन हैं? शिवम ने उस आदमी की ओर देखकर विनम्रता से पूछा। उस आदमी ने कहा, मिस्टर शिवम, शायद आपने मेरा नाम न सुना हो। मैं रामन, कल्याण परिवार मार्शल आर्ट्स स्कूल का प्रमुख हूँ। कल्याण परिवार मार्शल आर्ट्स स्कूल? शिवम हैरान रह गया। वही कल्याण परिवार जो दत्त परिवार मार्शल आर्ट्स स्कूल से मुकाबला करने वाला है। शिवम ने आश्चर्य से कहा। रामन ने तुरंत कुछ आश्चर्य के साथ कहा, मुझे नहीं पता था कि आपने हमारे मार्शल आर्ट्स स्कूल के बारे में सुना है। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, किस्मत भी कमाल की चीज है। हो, रामन हैरान रह गया। शिवम ने हाथ हिलाया और कहा, चलो अंदर आओ और बैठो। रामन ने ज्यादा नखरे नहीं किए और तुरंत शिवम के साथ विला के आंगन में चला गया। जुनैद, जाओ एक प्याला चाय बनाओ, शिवम ने कहा। जुनैद ने सिर हिलाया। कुछ मिनट बाद जुनैद एक प्याला चाय लेकर आया। रामन ने आह भरते हुए कहा, मुझे नहीं लगा था कि इतने प्रतिभाशाली होने के बावजूद आप इतने विनम्र होंगे। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर रामन, आप मजाक कर रहे हैं। मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। अगर आप आम इंसान हैं तो शायद हम जीने के लायक ही नहीं हैं, रामन ने आत्मोपहास के साथ कहा। शिवम ने रामन को गौर से देखा और मन ही मन सोचा, लगता है रामन को मेरे बारे में कुछ जानकारी है। आप मुझसे क्यों मिलने आए हैं? शिवम ने पूछा। रामन ने जल्दी से हाथ हिलाया और उसके बगल में खड़े शख्स ने तुरंत एक गिफ्ट बॉक्स लाया। गिफ्ट बॉक्स खोलने पर अंदर एक जड़ी बूटी दिखी। हालांकि ये जड़ी बूटी गोविंद की जड़ी बूटी से तुलना नहीं कर सकती थी, फिर भी ये 10 साल पुरानी थी। ये एक जंगली पहाड़ी जड़ी बूटी है जो मैंने संजोकर रखी थी। मैं चाहता हूं कि आप इसे स्वीकार करें, रामन ने कहा। शिवम ने भौहें चढ़ाईं और सिर हिलाया। मैं मुफ्त में तोहफे नहीं लेता। मिस्टर रामन, आप मुझसे क्यों मिलने आए हैं? साफ साफ बताइए। रामन चुप रहा, फिर बोला, मुझे सचमुच आपकी मदद चाहिए। फिर रामन ने आह भरी और कहा, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा परिवार और दत्त परिवार एक मुकाबले में हिस्सा लेने वाला है। दोनों पक्ष अपने सबसे बेहतरीन शिष्यों को भेजेंगे, लेकिन सच तो ये है कि हर कोई बाहरी मदद लेता है। दत्त परिवार के रसूख हमसे ज्यादा हैं, तो उनकी बाहरी मदद भी हमारे परिवार से कहीं बेहतर है। यहाँ तक कहते हुए रामन ने रुककर विनती भरे लहजे में कहा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे परिवार के मार्शल आर्ट्स स्कूल की ओर से इस मुकाबले में हिस्सा लें। ये सुनकर शिवम को अपनी चाय छलकने से रोकनी पड़ी। वह कल रात ही दत्त परिवार के पास गया था और आज कल्याण परिवार आ गया। क्या इत्तेफाक है? शिवम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया।
शिवम ने रामन की ओर देखा और हैरानी से कहा, क्या कल्याण परिवार ने पहले से कोई विशेषज्ञ नहीं बुलाया था? फिर आप लोग मेरे पास क्यों आए? रामन ने मजबूरी में मुस्कुराया और कहा, वो सब गोविंद को डराने के लिए था। हमारी हैसियत से हम भला किस विशेषज्ञ को बुला सकते हैं? शिवम को अचानक समझ आ गया। उसे नहीं पता था कि इन मार्शल आर्ट्स स्कूलों में भी इतनी सियासत होती है। जब शिवम ने देर तक कुछ नहीं कहा तो रामन ने आह भरी और कहा, मुझे पता था कि आप राजी नहीं होंगे। माफ कीजिए, मैंने आपको परेशान किया। ये कहकर रामन पलटा और जाने लगा। शिवम ने रामन की पीठ की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, मिस्टर रामन, आप अपनी जड़ी बूटी लेते जाएं। रामन रुक गया और सिर हिलाकर बोला, जो दे दिया उसे वापस लेने का कोई कारण नहीं। मिस्टर शिवम, मैं चलता हूँ। ये कहकर रामन बिना पीछे देखे बड़े कदमों से चला गया। रामन का रवैया वाकई शिवम को छू गया और शिवम ये भी चाहता था कि गोविंद को पता चले कि मनीष उसके सामने कुछ भी नहीं है। रुकिए, तो शिवम ने रामन को पुकारा। रामन फिर रुक गया। वह पलटा और विनम्रता से बोला, मिस्टर शिवम, और कुछ? शिवम खड़ा हुआ और जड़ी बूटी रामन को लौटा दी। रामन हैरान रह गया और कुछ डरते हुए बोला, मिस्टर शिवम, इसका क्या मतलब? शिवम ने बेपरवाही से कहा, मैं आपका प्रस्ताव मानता हूं और मैं गारंटी देता हूं कि कल्याण परिवार मार्शल आर्ट्स स्कूल जीतेगा। रही इस जड़ी बूटी की बात तो इसे आप वापस ले जाएं। मैं इस बार मुफ्त में आपकी मदद करूंगा। शिवम को हमेशा से दत्त परिवार का रवैया नापसंद था। इसके अलावा रामन का व्यवहार बहुत विनम्र था, जो गोविंद के रवैये से बिल्कुल उलट था। यहाँ तक कि अगर जड़ी बूटी न भी होती तब भी शिवम कल्याण परिवार की मदद करता। रामन पहले तो हैरान रहा, फिर उत्साह से बोला, मिस्टर शिवम, क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। रामन बहुत खुश हुआ। उसने याद दिलाया, मिस्टर शिवम, मैंने सुना है कि गोविंद ने एक आंतरिक शक्ति विशेषज्ञ को बुलाया है। आपको सावधान रहना होगा। ये सुनकर शिवम ने ठंडे लहजे में कहा, मैं उसे एक उंगली से कुचल सकता हूँ। एक साधारण प्रथम स्तर का आंतरिक शक्ति विशेषज्ञ शिवम के सामने टिकने लायक भी नहीं था। रामन ने बार बार झुककर धन्यवाद दिया और ड्रैगन पैराडाइज से चला गया। मुकाबला अगले दिन तय था, जिसका शिवम को इंतजार था। साधारण लोग इस मुकाबले पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन कुछ अमीर लोगों और मार्शल आर्टिस्टों के लिए ये मुकाबला बहुत बड़ी बात थी। कुछ लोग तो सट्टेबाजी भी करने लगे थे। दत्त और कल्याण परिवार सालों से एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। शुरुआत में जब गोविंद और रामन आपस में लड़े और बाद में जब उनके शिष्यों ने मुकाबला किया, हर बार कल्याण परिवार हारा। लेकिन कल्याण परिवार कभी भी दत्त परिवार से मुकाबला करने का मौका नहीं छोड़ता था। रामन को यकीन था कि जब तक वह जिंदा है वह एक दिन जीत ही लेगा। अगले दिन रामन ने शिवम को लेने के लिए गाड़ी भेजने की तैयारी की, लेकिन शिवम ने मना कर दिया। वह, जुनैद और लांस एक साथ जयपुर सिटी स्टेडियम गए। स्टेडियम में पहले से ही बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे और यहाँ की टिकटें हजारों में बिक रही थीं। गोविंद, गुरप्रीत और बाकी लोग वहाँ पहले से इंतजार कर रहे थे। मनीष, तुम्हें जल्दी खत्म करना होगा, मुझे बाद में शॉपिंग भी करनी है, गुरप्रीत ने नखरे दिखाते हुए कहा। मनीष ने बेपरवाही से मुस्कुराकर कहा, शॉपिंग में क्या मजा, मैं तुम्हें इसके बाद एक शानदार दावत में ले जाऊंगा। वाह, सच में? गुरप्रीत की आंखें अचानक चमक उठी और उसने उत्साह से कहा, शुक्रिया मनीष। गोविंद, एक शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट की तरह आंखें हल्की सी बंद करके एक तरफ बैठा था। जयपुर के स्थानीय व्यापारी बार बार आकर उसका अभिवादन कर रहे थे। इससे साफ था कि गोविंद का जयपुर में बहुत रुतबा था। गुरु, रामन यहाँ आ गया है, मोंटी ने गोविंद के कान में फुसफुसाया। ये सुनकर गोविंद ने तुरंत आंखें खोली और दरवाजे की ओर देखा। वह मुस्कुराया और बोला, चलो मिस्टर रामन से मिलते हैं। फिर वह खड़ा हुआ और मनीष, मोंटी और बाकियों के साथ रामन की ओर बढ़ा। मिस्टर रामन, बहुत दिन बाद मिले, गोविंद ने मुस्कुराते हुए चिल्लाकर कहा। रामन ने गोविंद की ओर देखा और विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, मिस्टर गोविंद, आप तो जल्दी आ गए। गोविंद ने बेपरवाही से मुस्कुराकर कहा, हाँ, जल्दी खत्म करके जल्दी घर जाना चाहता हूँ। आखिरकार सबके पास व्यस्त जिंदगी है। रामन ने गोविंद की तंज को नजरअंदाज किया। हो, तुम्हारा शिष्य कहाँ है? गोविंद ने इधर उधर देखा और उसकी नजर रामन के बगल में खड़े एक लड़के पर पड़ी। ये लड़का तो नहीं है ना? देखने से तो लगता है ये एक भूसा भी नहीं झेल पाएगा, गोविंद ने जोर से हंसते हुए कहा। तुम? रामन का साथी तुरंत गुस्से में आ गया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि रामन ने उसे रोक लिया। रामन ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर गोविंद, ये वाकई वो नहीं है। मेरा शिष्य अभी आया नहीं है। क्या वो डर के मारे भाग गया? गोविंद ने तंज कसते हुए कहा। आया या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो हारेगा ही, मनीष ने मुस्कुराकर कहा। रामन की नजर मनीष पर पड़ी, फिर वह मुस्कुराया और बोला, ये मिस्टर गोविंद का शिष्य है ना? गोविंद ने गर्व से कहा, हाँ।
इसका नाम मनीष है और ये प्रथम स्तर का आंतरिक शक्ति विशेषज्ञ है। रामन का चेहरा हल्का सा बदल गया। लगता था कि अफवाहें सच थीं। गोविंद ने वाकई एक आंतरिक शक्ति विशेषज्ञ को बुलाया था। मिस्टर रामन, आपको लगता है कि इस मुकाबले की जरूरत भी है? गोविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जयपुर में मनीष का मुकाबला करने वाले गिने चुने लोग हैं। गुरप्रीत ने बगल से तंज कसा। रामन ने मुस्कुराया। उसने गुरप्रीत की ओर देखा और कहा, मिस दत्त, तुम्हें इस वक्त पढ़ाई करनी चाहिए ना? फिर यहाँ अपने पिता के साथ मुकाबला देखने का समय कैसे मिला? गोविंद की भौहें तन गईं। गुरप्रीत जयपुर में अपनी बिगड़ैल हरकतों के लिए बदनाम थी। सभी जानते थे कि गोविंद की बेटी विद्रोही थी और उसे कुछ समय पहले कई स्कूलों से निकाला गया था। जाहिर था, रामन जानबूझकर पुरानी बातें उछाल रहा था। मैं जहां चाहूं जा सकती हूं। तुम्हें क्या, बूढ़े? गुरप्रीत ने गाली दी। रामन जोर से हंसा और दत्त परिवार को नजरअंदाज कर दिया। वे लोग दर्शक दीर्घा में बैठ गए और मुकाबले की शुरुआत का इंतजार करने लगे। पलक झपकते ही 10 मिनट से ज्यादा बीत गए। मिस्टर रामन, तुम्हारे लोग अभी तक क्यों नहीं आए? गोविंद ने हल्का सा तंज कसते हुए कहा। जल्दी क्या है? शायद रास्ते में ट्रैफिक जाम हो, रामन ने समझाया। हाँ, ट्रैफिक जाम या डर के मारे भाग गए। गोविंद ने तंज कसा। मिस्टर रामन, ऐसा करते हैं। तभी मनीष ने अचानक कहा, जब तुम्हारा शिष्य नहीं आया तो क्यों न मैं तुमसे मुकाबला करूं? मनीष ने अपनी मुट्ठी भींची। अगर तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाए तो तुम्हारे शिष्य को आने की जरूरत ही नहीं। रामन का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। मनीष जाहिर तौर पर उसका अपमान कर रहा था। गोविंद ने अपने शिष्य को उसके साथ मुकाबले के लिए भेजा था। जीते या हारे, ये लोगों को हंसी का पात्र बना देता। हाँ, क्या तुम डर गए? ये तो मेरा एक शिष्य है, गोविंद ने बगल से मजाक उड़ाया। रामन का चेहरा बहुत खराब हो गया। उसने पिछले तंज को नजरअंदाज किया था, लेकिन मनीष का अपमान बहुत ज्यादा था। मिस्टर रामन, देर के लिए माफी चाहता हूँ। तभी शिवम की आवाज दरवाजे से आई। फिर शिवम, लांस, जुनैद और बाकियों के साथ रामन की ओर बढ़ा। शिवम, लांस और जुनैद के साथ धीरे धीरे भीड़ के सामने पहुंचा। मिस्टर शिवम, आप आ गए। शिवम को देखते ही रामन ने राहत की सांस ली। बगल में गोविंद और बाकियों के चेहरे ठंडे पड़ गए। ये तुम? गोविंद ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। शिवम ने तंज कसते हुए कहा, क्यों, मैं क्यों नहीं हो सकता? तुम गद्दार, तुम दूसरी तरफ चले गए। गुरप्रीत ने शिवम की ओर उंगली उठाकर गाली दी। शिवम ने उसकी ओर देखा और तंज कसते हुए कहा, गद्दार? मेरे और तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है? बकवास मत करो। हमने तुम्हें पहले बुलाया था तो तुम किसी और के लिए नहीं जा सकते, समझे? गुरप्रीत ने घमंड से कहा। शिवम ने गुरप्रीत को ठंडी नजरों से देखा और कहा, ये मत सोचो कि दुनिया में हर कोई तुम्हारा बाप है और तुम्हें बिगाड़ेगा। अगर तुम लड़की न होती तो मैं तुम्हें कब का थप्पड़ मार चुका होता। ये सुनकर गुरप्रीत न सिर्फ संयमित हुई बल्कि और ज्यादा आक्रामक हो गई। उसने अपना चेहरा शिवम के सामने लाकर चिल्लाया, आ, मार के दिखा। कितना दम है तुझमें? शिवम ने तंज कसते हुए कहा, माफी, मैं कुत्तों को नहीं मारता। तुम? गुरप्रीत गुस्से में तिलमिला उठी और कुछ करने ही वाली थी। तभी मनीष ने हाथ बढ़ाकर गुरप्रीत को रोका और मुस्कुराते हुए कहा, गुरप्रीत, क्या तुम बदला नहीं लेना चाहती? ये अच्छा मौका है। गुरप्रीत हैरान रह गई, फिर उत्साह से बोली, हाँ, सही बात है। मनीष, तुम्हें उसे अच्छे से सबक सिखाना होगा। चिंता मत करो। मनीष की आंखों में जहर भरी चमक थी। गोविंद ने भी हल्का सा सिर हिलाया और कहा, सही है। एक निष्पक्ष मुकाबले में राठौर परिवार भी कुछ नहीं कह सकता। बगल में सुन रहे रामन को कुछ समझ नहीं आया। तो आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? रामन ने हैरानी से कहा। गोविंद ने बेपरवाही से मुस्कुराकर कहा, हमारी मुलाकात हुई थी लेकिन हम वाकई एक दूसरे को नहीं जानते। इस हारे हुए को भला कौन जानता है? गुरप्रीत ने हल्के से तंज कसा। शिवम को उनसे बहस करने की जरूरत नहीं लगी तो उसने जवाब नहीं दिया। वे लोग दर्शक दीर्घा में बैठ गए और चुपचाप मुकाबले की शुरुआत का इंतजार करने लगे। इस समय मैदान में पहले से ही बहुत सारे लोग आ चुके थे। ये वो शिवम नहीं है जो कुछ समय पहले राठौर परिवार के भोज में नजर आया था। हाँ, मैंने सुना कि उसने शेनतियान की बांह भी तोड़ दी थी। ये लड़का हाल में बहुत अच्छा कर रहा है। जयपुर में बड़ा नाम हो गया है। राठौर परिवार के बिना ये कुछ भी नहीं है। लोग एक एक करके बोल रहे थे लेकिन ज्यादातर लोग शिवम को ऊंचा नहीं मानते थे। मनीष, मैं चाहती हूं कि तुम उसकी टांगें तोड़ दो, मेरे लिए बदला लो। गुरप्रीत ने जहरीले चेहरे के साथ कहा। मनीष ने बेपरवाही से मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जैसा तुम कहती हो, मैं उसकी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। हालांकि उनकी आवाज बहुत धीमी थी, शिवम इसे साफ सुन सकता था। कितना क्रूर है। शिवम का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह सिर्फ एक बहस की वजह से किसी की टांगें तोड़ना चाहता था। कितना जालिम। शिवम ने उनकी ओर ठंडी नजरों से देखा और मन ही मन फैसला कर लिया। तभी मेजबान मंच पर आया।
मेजबान के परिचय के साथ मुकाबला आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। मनीष, जरा भी रहम मत करना, गोविंद ने मंच पर जाने से पहले मनीष से चिल्लाकर कहा। मनीष ने हल्का सा झुककर कहा, चिंता मत कीजिए अंकल दत्त। रामन थोड़ा चिंतित था। उसने धीमी आवाज में याद दिलाया, मिस्टर शिवम, आपको सावधान रहना होगा। दत्त परिवार मार्शल आर्ट स्कूल के लोग हमेशा से क्रूर रहे हैं। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो मिस्टर रामन। दोनों मंच पर खड़े हुए और एक दूसरे को ठंडी नजरों से देखने लगे। मनीष के होंठों पर तंज भरी मुस्कान आए और उसने कहा, अब भी पछताने का समय है। अगर तुम गुरप्रीत से माफी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, माफी, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें छोड़ने का इरादा नहीं रखता। ये सुनकर मनीष जोर से हंस पड़ा। कितना घमंडी, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आंतरिक शक्ति विशेषज्ञ क्या होता है, मनीष ने चिल्लाकर कहा और उसके शरीर में आंतरिक शक्ति तेजी से बहने लगी। मनीष ने दहाड़ते हुए अपनी मुट्ठियां भींचकर शिवम की ओर दौड़ा। मनीष बहुत क्रूर था। उसने हाथ उठाया और पूरी ताकत से शिवम की ओर झपटा। इससे शिवम का चेहरा और ठंडा हो गया। हमारे बीच क्या दुश्मनी है? ये तो सचमुच मुझे मार डालना चाहता है। शिवम ने आंखें सिकोड़ते हुए धीरे से बुदबुदाया, जैसा कि मिस्टर दत्त के शिष्य से उम्मीद थी। कितना तेज! दत्त परिवार मार्शल आर्ट स्कूल और मजबूत हो रहा है। ये लड़का तो गया। इस समय मनीष शिवम के सामने पहुंच चुका था। शिवम एक इंच भी नहीं हिला और सिर्फ मनीष को ठंडी नजरों से देखता रहा। जैसे ही मनीष का घूंसा शिवम को छूने वाला था, शिवम ने अचानक अपना हाथ उठाया और उसकी मुट्ठी पकड़ ली। मनीष का चेहरा तुरंत बहुत खराब हो गया। मैदान में सन्नाटा छा गया। ये क्या हुआ? किसी ने धीरे से कहा। गुरप्रीत ने मंच के नीचे से चिल्लाकर कहा, मनीष, मजाक मत करो, जल्दी उसे पीटो। गुरप्रीत की चीख सुनकर मनीष मन ही मन गाली देने लगा। क्या वह मजाक कर रहा था? वह तो हिल भी नहीं पा रहा था। यह है तुम्हारी तथाकथित आंतरिक शक्ति। शिवम के चेहरे पर तंज भरी हंसी उभरी। मनीष ने दांत पीसे और गुस्से में चिल्लाया, मेरा मजाक मत उड़ाओ। ये कहकर उसने दूसरा हाथ उठाया और शिवम के सिर की ओर दबाया। इस बार शिवम ने बिल्कुल भी हलचल नहीं की और मनीष के घूंसे को अपने ऊपर पड़ने दिया। धड़ाम, एक हल्की सी आवाज आई। शिवम बिल्कुल नहीं हिला। मनीष को लगा जैसे उसका घूंसा किसी चट्टान से टकराया हो और उसे बहुत दर्द हुआ। ये कैसे संभव है? मनीष का चेहरा और खराब हो गया। इस घूंसे में उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, फिर भी शिवम को जरा सी चोट नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? आंतरिक शक्ति कुछ खास नहीं है, शिवम ने तंज कसते हुए कहा। मनीष ने दांत पीसे। उसने पूरी कोशिश की कि वह छूट जाए, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत शिवम के सामने कुछ भी नहीं थी। इस पल मनीष के दिल में अनकहा डर भर गया। वह इस आदमी का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। इस समय मनीष सिर्फ भागना चाहता था। मनीष, जल्दी उसकी बांह तोड़ो, रहम मत करो, गुरप्रीत ने दर्शक दीर्घा से बेतहाशा चिल्लाया। ये सुनकर मनीष गुस्से से तिलमिला उठा। वह दौड़कर गुरप्रीत को थप्पड़ मारना चाहता था। तुम मेरी बांह तोड़ना चाहते हो? शिवम ने मजाकिया लहजे में कहा। मनीष के माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। उसने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ऐसा है, शिवम ने तंज कसते हुए कहा। उसने अपना हाथ उठाया और मनीष की छाती पर हल्के से थपकी दी। धड़ाम, मनीष का पूरा शरीर उड़ गया। उसकी पसलियों से तेज दर्द की लहरें उठ रही थीं। उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैदान पूरी तरह शांत हो गया। सब लोग इस दृश्य को हक्के बक्के देख रहे थे, जैसे उन्हें यकीन ही न हो कि ये सचमुच हो रहा है। वो हथेली बिल्कुल भी मजबूत नहीं लगी थी। ये कैसे संभव है? गोविंद की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका चेहरा बहुत खराब हो गया। मनीष, ये देखकर गुरप्रीत जल्दी से मंच पर दौड़ी। उसने मनीष को सहारा दिया और जोर से चिल्लाई, शिवम, तुम बहुत क्रूर हो। तुमने मेरे मनीष को इस हालत में पहुंचा दिया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? गुरप्रीत की बात सुनकर शिवम को हंसी आ गई। गुरप्रीत के सचमुच दोहरे मापदंड थे। दर्शक दीर्घा में रामन जोर से हंसा और बोला, मिस्टर गोविंद, लगता है आपका बुलाया हुआ मददगार कुछ खास नहीं है। गोविंद का चेहरा पीला पड़ गया और वह पछतावे से भरा था। अगर उसे पहले पता होता तो वह शिवम को कभी नहीं भगाता। अब न सिर्फ उसने शिवम को नाराज किया, बल्कि उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। मिस्टर गोविंद, आपका शिष्य तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है अब मुकाबले की जरूरत नहीं है ना? रामन ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि गोविंद को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई, खड़ा हुआ और चिल्लाया, ये एक फर्जी मुकाबला है। रामन ने मनीष को पहले से रिश्वत दे दी थी। बस ये सुनते ही पूरा मैदान हंगामे में डूब गया। सब लोग अचानक समझ गए। कोई आश्चर्य नहीं, मुझे तो कहना ही था। शिवम भला मनीष का मुकाबला कैसे कर सकता था? किसी ने मंच के नीचे से चिल्लाया। हाँ, सही बात,
और शिवम के घूंसे तो बहुत कमजोर लग रहे थे। उसने किसी को उड़ाया कैसे? कल्याण परिवार मार्शल आर्ट स्कूल वाकई बेशर्म है। तो ये बात थी, मुझे तो पहले ही शक था। मनीष भला कैसे हार सकता था? मंच पर गुरप्रीत को अचानक समझ आ गया। ये कहकर उसने मनीष को जोर का थप्पड़ मारा और बोली, मनीष, तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुमने मुझे डरा दिया। पहले से ही पसली टूटी होने की वजह से गुरप्रीत के थप्पड़ से मनीष को बहुत दर्द हुआ। वह इस बेवकूफ को मार डालने की इच्छा रखते हुए गुरप्रीत को घूरने लगा। मनीष, तुम्हें क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? गुरप्रीत ने बुदबुदाया। मनीष ने दांत पीसे और कहा, कुछ नहीं। जब जनता की राय एक तरफा हो गई, गोविंद ने तंज भरी मुस्कान बिखेरी। तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? तुम मेरे लायक नहीं हो, गोविंद ने उदासीनता से कहा। रामन का चेहरा राख की तरह हो गया। वह दांत पीसते हुए बोला, गोविंद, तुम सचमुच बेशर्मी की हद हो। हा, इसे रणनीति कहते हैं। गोविंद को शर्मिंदगी नहीं बल्कि गर्व महसूस हुआ। रामन, मुकाबला जीत कर भी क्या? तुम्हारा मार्शल आर्ट स्कूल फिर भी हारा, गोविंद ने कुछ गर्व के साथ कहा। रामन गुस्से में था, लेकिन गोविंद का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। गोविंद खड़ा हुआ और उदासीनता से बोला, ये तमाशा अब खत्म होना चाहिए। मुझे यकीन है कि सभी ने कल्याण परिवार के स्कूल की ताकत साफ देख ली है। मैं अब तुम लोगों के साथ और मजाक नहीं करूंगा। अलविदा। ये कहकर गोविंद पलटा और जाने लगा। वह अपने आखिरी मिनट की चालाकी पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। रुकिए। तभी शिवम ने मंच से अचानक पुकारा। गोविंद रुक गया। उसने पलटकर बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ और है? शिवम ने आंखें सिकोड़कर कहा, मिस्टर गोविंद, जब आप कहते हैं कि मिस्टर रामन ने मनीष को रिश्वत दी, तो ऐसा करते हैं। आप आइए और हम दोनों मुकाबला करें। ये सुनकर गोविंद का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे अच्छी तरह पता था कि मनीष को रिश्वत नहीं दी गई थी, बल्कि ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। शिवम की ताकत ऐसी थी कि गोविंद भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। तुम बहुत घमंडी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पिता का मुकाबला कर सकते हो? गोविंद कुछ बोलने से पहले ही गुरप्रीत ने बगल से चिल्लाना शुरू कर दिया। शिवम ने गुरप्रीत को नजरअंदाज किया। इसके बजाय उसने गोविंद की ओर ठंडी नजरों से देखा और कहा, मिस्टर गोविंद, प्लीज। गोविंद ने गहरी सांस ली और बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुकाबला करना भी चाहते हो तो मिस्टर रामन से करो। तुम जैसे शिष्य को क्या हक है? अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो साफ कह दो कि हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, शिवम ने उदासीनता से कहा। ये सुनकर गुरप्रीत ने फिर चिल्लाया, अरे तुम्हें बहुत घमंड है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? फिर गुरप्रीत ने गोविंद की ओर चिल्लाकर कहा, पापा, इसे सबक सिखाए और मेरे लिए बदला लीजिए। इसकी टांगें तोड़ दीजिए। गुरप्रीत गोविंद को एकदम मुश्किल में डाल रही थी। इस पल गोविंद सचमुच चाहता था कि गुरप्रीत चुप हो जाए। मिस्टर गोविंद, मिस दत्त सही कह रही हैं। इस घमंडी लड़के को सबक सिखाए। बाकी लोग भी चिल्लाने लगे। हाँ मिस्टर गोविंद, इसे जूनियर्स को पढ़ाने के तौर पर लीजिए। मिस्टर गोविंद, इसे पीट दीजिए। बेशुमार लोगों के तंज से गोविंद के लिए पीछे हटना मुश्किल हो गया। अगर वह मंच पर गया तो वह आज शिवम से जरूर हारेगा, लेकिन अगर वह मंच पर नहीं गया तो दत्त परिवार मार्शल आर्ट स्कूल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरा पेट ठीक नहीं है, गोविंद ने बेशर्मी से कहा। शिवम ने तंज कसते हुए कहा, मिस्टर गोविंद, शायद आपको नहीं पता कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ। जयपुर में मशहूर आत्मपोषण गोली मैंने ही बनाई है। मैं गवाही दे सकता हूँ, लांस ने जल्दी कहा। गोविंद ने दांत पीसे। वह कोई और बहाना ढूंढने ही वाला था कि शिवम ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, लगता है आप में वाकई हिम्मत नहीं है। क्या आप जयपुर के नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट कहलाने के लायक हैं? बच्चे, बहुत घमंड मत कर। गोविंद के लहजे में कुछ गुस्सा था। उसने दहाड़ते हुए कहा और फिर मंच की ओर बढ़ा। लगता है मैं तुमसे वाकई डरता हूँ। मैं बस तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, गोविंद ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। शिवम ने हल्के से आंखें सिकुड़ी और ठंडे लहजे में कहा, तुम जैसे लोग मुझे सचमुच घिनौने लगते हैं। तुम्हारी बेटी ने कहा कि वह मेरी टांगें तोड़ेगी। मैं भी एक समझदार इंसान हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ूंगा। मैं तुम्हें जरूर नहीं मारूंगा। गोविंद का चेहरा बहुत बदल गया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि शिवम पहले ही उसकी ओर बढ़ चुका था। शिवम की रफ्तार बहुत तेज थी। उसके घूंसे की हवा डरावनी थी। गोविंद घबरा गया। शिवम की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। अरे नहीं, गोविंद घबरा कर पीछे हटा, लेकिन शिवम ने उसे कोई मौका नहीं दिया। पलक झपकते ही वह गोविंद के पास पहुंचा और उसकी पिंडली पर लात मारी। एक कड़क की आवाज के साथ गोविंद की पिंडली मुड़ गई। गोविंद तेज दर्द की वजह से चीख पड़ा। शिवम यहीं नहीं रुका। उसने फिर से पैर उठाया और दूसरी पिंडली पर लात मारी। एक और कड़क की आवाज के साथ गोविंद की टांगें पीछे की ओर अजीब ढंग से मुड़ गईं। टांगों के सहारे के बिना गोविंद सीधे जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। ठीक है, मैंने तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ दी।
अब हम बराबर हैं, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। गोविंद दर्द से चेहरा बिगड़ा हुआ अपनी टांगों को जकड़े हुए था। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं और वह बहुत तकलीफ में लग रहा था। मैदान में सन्नाटा छा गया। थोड़े समय के सन्नाटे के बाद हंगामा मच गया। ये कैसे संभव है? मिस्टर गोविंद को तो विरोध करने की ताकत भी नहीं थी। जयपुर का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट ऐसे हार गया। अरे, ये शिवम नाम का नौजवान इतना शानदार है। तो मिस्टर रामन ने मनीष को रिश्वत दी ही नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे राठौर परिवार ने पसंद किया। गोविंद का चेहरा बहुत खराब था। वह चाहता था कि कहीं छुप जाए। अगर उसे पहले पता होता तो वह शिवम को कभी नाराज नहीं करता। पापा पापा, आप ठीक हैं? गुरप्रीत जल्दी से गोविंद के सामने दौड़ी। उसने सिर उठाकर शिवम को घूरते हुए कहा, तुम बहुत क्रूर हो। उसने ये सब खुद बुलाया, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। तुम, उसकी बेटी को भी कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी। ये कहकर शिवम ने सिर घुमाया और मंच से उतर गया। एम्बुलेंस बुलाओ। गोविंद ने अपनी सारी ताकत लगाकर ये शब्द बोले। हाँ हाँ, एम्बुलेंस बुलाओ। गुरप्रीत ने घबराते हुए फोन निकाला। इसी बीच शिवम रामन और बाकियों के साथ स्टेडियम से निकल चुका था। वापसी की गाड़ी में मिस्टर रामन ने हाथ जोड़कर कहा, मिस्टर शिवम, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगा। ये कहकर रामन ने अपने बगल में बैठे शिष्य की ओर देखा और कहा, आज से कल्याण परिवार मार्शल आर्ट्स स्कूल अपने मुनाफे का 10% हिस्सा मिस्टर शिवम को देगा। रामन की बात सुनकर शिवम बहुत हैरान हुआ। उसने हाथ हिलाकर कहा, मिस्टर रामन, इसकी जरूरत नहीं। आपने मुझे पहले ही एक जड़ी बूटी दी है। नहीं, वो जड़ी बूटी तो सिर्फ आपकी मदद के लिए थी, रामन ने कुछ जिद के साथ कहा। मिस्टर शिवम, आपने आज जो किया उससे कल्याण परिवार मार्शल आर्ट्स स्कूल का मुनाफा बहुत बढ़ेगा। आप 10% मुनाफे के हकदार हैं, रामन ने ईमानदारी से कहा। ये देखकर शिवम ने मना नहीं किया। वे ड्रैगन पैराडाइज लौट आए। मिस्टर शिवम, अगर आज रात आपके पास समय हो तो मैं आपको खाने पर ले जाना चाहता हूँ, रामन ने कहा। शिवम जैसे ही हाँ कहने वाला था तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और देखा कि कॉल मोनिका से थी। शिवम जल्दी से एक तरफ गया और फोन उठाया। मिस यान, शिवम के लहजे में हल्की सी नर्मस्ती थी। डॉक्टर शिवम, तुम क्या कर रहे हो? मोनिका ने मजाकिया लहजे में पूछा। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस घर पर आराम कर रहा हूँ। तो आज रात मेरे साथ एक डांस पार्टी में चलो। मुझे एक साथी चाहिए, मोनिका ने कहा। शिवम कई दिनों से मोनिका से नहीं मिला था और उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। इसलिए शिवम ने बिना सोचे हाँ कह दिया। फोन रखने के बाद शिवम पलटा और रामन के पास वापस आया। मिस्टर रामन, मुझे डर है कि आज रात मेरे पास समय नहीं है, शिवम ने मुस्कुराकर कहा। मिस्टर शिवम, क्या आपके पास कोई और प्लान है? रामन ने टटोलते हुए पूछा। शिवम कुछ बोलने से पहले ही बगल में खड़े जुनैद ने मजाक में कहा, उसके इतने खुश चेहरे को देखकर लगता है कि उसकी मुलाकात मिस यान से है। भाग यहाँ से। शिवम ने जुनैद की पीठ पर लात मारी। रामन को भी अचानक समझ आ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा मिस्टर शिवम। शिवम को उस दावत की कोई परवाह नहीं थी, वह बस मोनिका से मिलना चाहता था। रात में जिंगदू में तस्वीरें लेने वाली एक बेंटले दरवाजे पर रुकी। मोनिका ने खिड़की नीचे की और शिवम की ओर हाथ हिलाया। शिवम जल्दी से गाड़ी के पास दौड़ा। गाड़ी में बैठो, मोनिका ने आंख मारते हुए कहा। शिवम गाड़ी में बैठा और मोनिका के बगल में बैठ गया। पता नहीं गर्मी की वजह से था या कुछ और, लेकिन मोनिका का चेहरा लाल था जो चांदनी में और भी आकर्षक लग रहा था। शिवम मोनिका को एकटक देखता रहा और इतना मंत्रमुग्ध था कि नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। देख लिया, मोनिका ने हाथ बढ़ाकर शिवम का सिर थपथपाया। तब जाकर शिवम होश में आया। उसने अपनी नाक रगड़ी, थोड़ा शर्मिंदा सा दिखा। तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाऊं, मोनिका ने कहा। क्या अच्छी खबर? शिवम ने जल्दी पूछा। मोनिका ने मुस्कुराकर कहा, हाल ही में चुजोऊ में ठक्कर परिवार के प्रोडक्ट्स का मार्केट शेयर लगातार गिर रहा है। कुछ ही दिनों में ये करीब 10% गिर गया। मुझे लगता है जल्दी ही शेन तियान तुमसे मिलने आएगा, मोनिका ने हंसते हुए कहा। शिवम को ये सुनकर बहुत अच्छा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा था कि इसका असर होने में कम से कम 1 महीना लगेगा, लेकिन ये उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। शिवम, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? तभी मोनिका ने अचानक गंभीर चेहरे के साथ कहा। क्या सवाल? शिवम ने पूछा। मोनिका ने अपने बालों को सहलाया और मुस्कुराकर कहा, अगर शेन यून तुमसे गिड़गिड़ाने आए तो क्या तुम उसे माफ कर दोगे? ये सवाल सुनकर शिवम थोड़ा चुप हो गया। बचपन से ही शिवम हमेशा दयालु रहा था। अगर कोई उसे चोट भी पहुंचाता तो शिवम उसे माफ कर देता था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, शिवम को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसकी दयालुता न सिर्फ उसे दूसरों की इज्जत नहीं दिलाती, बल्कि लोग उसे और नीचा देखते थे। काफी देर सोचने के बाद शिवम ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं उस पर दया नहीं करूंगा और न ही उसे छोड़ूंगा। मोनिका ने हल्का सा सिर हिलाया और मुस्कुराए।
हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन साफ था कि मोनिका इस जवाब से बहुत संतुष्ट थी। आगे बैठे सेक्रेटरी ने बेपरवाही से कहा, ठक्कर परिवार सालों से मशहूर है, तो अगर वो गिर भी रहा है तो उसे आसानी से खत्म करना मुमकिन नहीं होगा। शिवम को पता था कि ये सेक्रेटरी उसे नीचा देखता है, तो उसने न नम्रता और न घमंड के साथ जवाब दिया, शायद तुम ठक्कर परिवार को बहुत ऊंचा समझते हो, या शायद तुम मुझे बहुत कम आंकते हो, लेकिन ये छोटा मोटा ठक्कर परिवार मुझे नहीं रोक सकता, और वो मेरा लक्ष्य भी नहीं है। ये सुनकर सेक्रेटरी ने पलटकर देखा। उसने शिवम को कुछ आश्चर्य से देखा और फिर चुपके से मोनिका की ओर देखा, जैसे उसे शिवम की बातों पर बहुत हैरानी हो रही हो। ऐसा इसलिए नहीं था, बल्कि इसलिए कि मोनिका ने भी यही शब्द कहे थे। अगर तुम सचमुच ठक्कर परिवार को खत्म कर सकते हो तो शायद मैं तुम्हें नए सिरे से देखूं, सेक्रेटरी ने उदासीनता से कहा। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, मुझे तुम्हारी नई नजरों की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी राय की जरा भी परवाह नहीं। तुम, सेक्रेटरी इस ताने से तुरंत निरुत्तर हो गया। बगल में बैठी मोनिका चुपके से हंस पड़ी। ... गाड़ी एक होटल पर पहुंची और पार्टी होटल की छत पर आयोजित थी। यहाँ मेरा इंतजार करो, मोनिका ने सेक्रेटरी से कहा। जी मिस, सेक्रेटरी ने सिर हिलाया। फिर मोनिका और शिवम एक साथ होटल में चले गए। छत पर पहुंचकर मोनिका ने अपनी बांह बढ़ाई और आंखें घुमाकर कहा, क्या मुझे तुम्हें ये भी सिखाना पड़ेगा कि अब क्या करना है? शिवम ठिठक गया, फिर जल्दी से हाथ बढ़ाकर मोनिका की बांह पकड़ ली। मैंने पहले कभी ऐसी जगह पर हिस्सा नहीं लिया, शिवम ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। कोई बात नहीं, आगे ऐसे मौके और आएंगे, मोनिका ने मुस्कुराकर कहा। तभी 2 और लोग भोज में आए। मिस्टर गोविंद अभी भी अस्पताल में हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी मुझे इस भोज में क्यों आना पड़ा? मनीष ने कुछ लाचारी के साथ कहा। उसकी पसलियों में दर्द हो रहा था, लेकिन उसे सहना पड़ रहा था। ये पूरी तरह यातना थी। उफ, अगर मैं अस्पताल में रहूं तो भी मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकती। वैसे भी मैंने पहले कभी ऐसी कॉकटेल पार्टी में हिस्सा नहीं लिया, गुरप्रीत ने नखरे दिखाते हुए कहा। मनीष ने भौहें चढ़ाईं। उसे गुरप्रीत से तेजी से चिढ़ होने लगी थी। जल्दी ही दोनों छत पर पहुंच गए। निमंत्रण दिखाने के बाद दोनों सीधे कॉकटेल पार्टी के मैदान में चले गए। वाह, ये जगह कितनी शानदार है! कॉकटेल पार्टी में घुसते ही गुरप्रीत ने उत्साह से चिल्लाया। मनीष ने भी कुछ गर्व के साथ कहा, हालांकि मैं जयपुर से नहीं हूं, लेकिन मेरे जयपुर में बहुत दोस्त हैं। ये होटल जयपुर की सबसे ऊंची इमारत है। यहाँ खड़े होकर तुम जयपुर का आधा हिस्सा देख सकते हो, मनीष ने गर्व से कहा। गुरप्रीत ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, यहाँ खड़े होने से मुझे बहुत ऊंचा महसूस हो रहा है। मनीष ने हंसकर कहा, मैं तुम्हें बाद में अपने दोस्त से मिलवाऊंगा, वह जयपुर में बहुत बड़ा शख्स है। ये कहते ही मनीष ने अचानक भौहें चढ़ाईं और थोड़ी दूरी पर शिवम को देख लिया। वह यहाँ क्यों है? मनीष ने भौहें चढ़ाकर पूछा। शिवम की ताकत देखने के बाद से मनीष उससे बहुत डरने लगा था। इस कॉकटेल पार्टी में उससे मिलना निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि गुरप्रीत उसे न देखे, मनीष ने मन ही मन सोचा। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर गुरप्रीत ने उसे देख लिया तो वह जरूर जाकर उसे उकसाएगी। और मनीष ये भी देख सकता था कि शिवम औरतों पर हाथ नहीं उठाता। ऐसे में वह अपना गुस्सा उस पर उतार सकता था। वो हरामी यहाँ है। तभी गुरप्रीत ने अचानक चिल्लाया। मनीष का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। जिस बात का उसे डर था वही हो गई। मनीष, देखो, वो हरामी है। चलो, मैं जाकर उसे गाली दूंगी ताकि मेरा गुस्सा निकल जाए, गुरप्रीत ने गुस्से में कहा। मनीष ने खांसा और कहा, छोड़ो ना, इस कॉकटेल पार्टी में हंगामा करना ठीक नहीं। कोई बात नहीं, अगर शिवम यहाँ हिंसा करने की हिम्मत करता है तो होटल का मालिक उसे जरूर नहीं छोड़ेगा, गुरप्रीत ने घमंड से कहा। हालांकि ऐसा था, लेकिन मनीष को अभी भी डर लग रहा था। पिछली बार की लड़ाई का अनुभव उसे पूरी तरह डरा चुका था। मनीष, क्या तुम डर गए? गुरप्रीत ने आंखें घुमाईं। ये सुनकर मनीष ने तुरंत हिम्मत जुटाई और कहा, डर? मैं उससे क्यों डरूं? मैं तो उससे हिसाब चुकता करने वाला हूं। चलो, ये कहकर दोनों शिवम की ओर बढ़े। रास्ते में मनीष मन ही मन प्रार्थना करता रहा, मुझे उम्मीद है कि शिवम यहाँ हाथ नहीं उठाएगा, वरना मुझे सचमुच अस्पताल जाना पड़ेगा। जल्दी ही दोनों शिवम के पीछे पहुंच गए। तुम हरामी, तुम सचमुच यहाँ आए, गुरप्रीत ने पीछे से चिल्लाया। उनकी चीख सुनकर शिवम और मोनिका ने एक साथ सिर घुमाया। उन दोनों को सामने देखकर शिवम ने भौहें चढ़ाईं और कहा, मनीष, मैंने तुम पर दया दिखाई थी, लेकिन तुम फिर भी मुसीबत ढूंढने आए। मनीष ने मुंह खोला, लेकिन पल भर के लिए कुछ बोल नहीं पाया। बकवास मत करो, गुरप्रीत ने जोर से चिल्लाया। तुम्हें इस तरह की शानदार कॉकटेल पार्टी में आने का क्या हक है? तुमने मेरे पिता को चोट पहुंचाई, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? गुरप्रीत ने तंज कसते हुए कहा। हरामी, तुम्हें अभी यहाँ से गायब हो जाना चाहिए, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी, गुरप्रीत ने उद्दंडता से चिल्लाया।
शिवम ने हल्का सा भौहें चढ़ाईं। वह कुछ बोलने ही वाला था कि बगल में खड़ी मोनिका ने अचानक कहा, तुम किसे हरामी कह रही हो? मोनिका का चेहरा थोड़ा ठंडा था और उनकी दमदार मौजूदगी ने तुरंत गुरप्रीत को डरा दिया। गुरप्रीत, जो हमेशा बेखौफ रहती थी, इस पल में कुछ बोल नहीं पाई। इसका तुमसे क्या मतलब? गुरप्रीत ने हिम्मत जुटाकर कहा। मोनिका ने ठंडे लहजे में गुरप्रीत को देखकर कहा, तुमने कहा वो कमीना है। हाँ, वो कमीना ही है, गुरप्रीत ने तंज कसते हुए कहा। लेकिन जैसे ही गुरप्रीत ने ये बात कही, उनके चेहरे पर एक साफ थप्पड़ का निशान उभर आया। मोनिका ने हाथ उठाकर गुरप्रीत के चेहरे पर थप्पड़ मारा। गुरप्रीत ने अपना चेहरा पकड़ा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उनकी पूरी जिंदगी में किसी ने उन्हें कभी नहीं मारा था। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? गुरप्रीत ने आंखें चौड़ी करके हैरानी से चिल्लाकर कहा। मोनिका ने बर्फीले लहजे में कहा, अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी और तुम्हें हमेशा के लिए चुप कर दूंगी। मैं तुम्हें पीट पीट कर नीला कर दूंगी। गुरप्रीत ने मोनिका की ओर झपट्टा मारा। बदकिस्मती से गुरप्रीत ने जैसे ही हाथ उठाया, मोनिका ने उन्हें एक और थप्पड़ जड़ दिया। लगातार 2 थप्पड़ों ने गुरप्रीत को हक्का बक्का कर दिया और उनकी आंखों में आंसू छलक आए। तुम मर गई, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, गुरप्रीत ने दांत पीसते हुए कहा। फिर गुरप्रीत ने मनीष को देखा और गुस्से में बोली, मनीष, जल्दी अपने दोस्तों को बुलाओ और इनको यहाँ से भगाओ। मनीष ने खांसते हुए हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। तुम लोग मारपीट कैसे कर सकते हो? यहाँ का मालिक मेरा दोस्त है। मनीष ने अपनी घमंडी हवा बनाए रखने की कोशिश की। इसी पल शिवम ने एक कदम आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, मिस राठौर, इस शख्स को मुझे सौंप दो। मोनिका ने मना नहीं किया और सहमति में सिर हिलाया, लेकिन इस संबोधन से मनीष डर गया। मिस राठौर, जयपुर में राठौर सरनेम वाले लोग ज्यादा नहीं थे। उनकी दमदार मौजूदगी और शिवम के साथ खड़े होने की बात को जोड़कर क्या वो मुंबई की मोनिका राठौर हो सकती थीं? ये सोचते ही मनीष का चेहरा तुरंत बदल गया। वो तुरंत अपनी मुद्रा बदलकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे ये सब तो गलतफहमी है। शिवम, ये गुरप्रीत की गलती है, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। इससे शिवम, जो अभी कुछ करने वाला था, एक पल के लिए ठिठक गया। मनीष, जो अभी कुछ देर पहले इतना घमंडी था, अचानक इतना बदल कैसे गया? मनीष, तुम क्या बोल रहे हो? गुरप्रीत ने गुस्से में कहा। मनीष ने गुरप्रीत को खींचा और माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, हम अभी चले जाते हैं। ये कहकर मनीष ने गुरप्रीत को एक तरफ खींच लिया। काफी दूर जाने के बाद गुरप्रीत ने गुस्से में कहा, ये क्या था? उस औरत ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और तुम उनसे माफी मांग रहे हो। मनीष ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, तुम्हें पता है वो औरत कौन है? अगर तुमने उसे और उकसाया तो तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। मुझे परवाह नहीं कि वो कौन है। उसने मुझे मारा, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, गुरप्रीत ने कुछ जहर के साथ कहा। मनीष ने बेसब्री से हाथ हिलाया और बोला, अगर तुम अपनी कब्र खुद खोदना चाहती हो तो खोदो, मुझे इसमें मत घसीटो। ये कहकर मनीष एक तरफ चला गया। ... बैंक्वेट हॉल में मोनिका और शिवम बैठ गए। क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे? मोनिका ने मुस्कुराते हुए पूछा। शिवम ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे डांस करना नहीं आता और मुझे ये पसंद भी नहीं। मोनिका ने जोर नहीं दिया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है फिर, मैं तुम्हें बाद में अपने एक दोस्त से मिलवाऊंगी। 10 मिनट से ज्यादा समय बाद एक सूट बूट में मध्यम आयु का आदमी जल्दी से वहां आया। मिस राठौर, मुझे सचमुच माफी मांगनी है, घर पर कुछ काम की वजह से देर हो गई, वह आदमी पसीना पोंछते हुए बोला। मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर डेविड, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं, कृपया बैठिए। मिस्टर डेविड नाम का वो शख्स जल्दी से सिर हिलाकर बैठ गया। फिर मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए मैं आपका परिचय करवाती हूँ, ये पुणे के सेंट्रल बैंक के मैनेजर डेविड हैं। ये कहकर मोनिका ने शिवम की ओर देखा और कहा, और ये हैं शिवम। डेविड जल्दी से खड़े हुए और शिवम से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। मिस्टर शिवम, आप हाल ही में काफी मशहूर हुए हैं, आपका नाम पुणे में छाया हुआ है, डेविड ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। शिवम को पता था कि डेविड सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा, धन्यवाद मिस्टर डेविड। मिस्टर डेविड, आपकी पत्नी ठीक है? इस समय मोनिका ने अचानक पूछा। डेविड ने आह भरी और कहा, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मैंने अभी विदेश से एक मशहूर डॉक्टर को बुलाया है और इसी काम की वजह से मुझे देर हुई। मोनिका ने मुस्कुराते हुए शिवम की ओर देखा और कहा, संयोग से मिस्टर शिवम भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, शायद वो आपकी मदद कर सकते हैं। डेविड ने शिवम को देखा और आश्चर्य का नाटक करते हुए कहा, मिस्टर शिवम आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं? हाँ, कुछ, शिवम ने कहा। असल में शिवम को ठीक नहीं पता था कि वो क्या हैं। तो फिर मैं आपको तकलीफ दूंगा मिस्टर शिवम, डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवम, मिस्टर डेविड ने अपनी पत्नी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है,
तुम उन्हें निराश नहीं कर सकते, मोनिका ने शिवम की ओर आंख मारते हुए कहा। शिवम ने सिर हिलाया और मन ही मन आह भरी। पुणे का सेंट्रल बैंक पुणे का सबसे बड़ा बैंक था। लगभग सभी कमर्शियल लोन सेंट्रल बैंक से ही मंजूर होते थे। शिवम को मोनिका की मंशा कैसे नहीं समझ आती। वो साफ तौर पर उनके लिए रास्ता बना रही थीं। शिवम को मोनिका की नेकनियति साफ समझ आ रही थी। थोड़ी दूर पर खड़े डेविड कुछ परेशान लग रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि शिवम उनकी मदद करें, लेकिन मोनिका की बात ने उन्हें कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इस पल में, चाहे वो तैयार हो या न हो, उन्हें सहमत होना ही था। तो फिर मैं मिस्टर शिवम को तकलीफ दूंगा, डेविड ने मजबूरी में मुस्कुराते हुए कहा। शिवम भी काफी असहाय महसूस कर रहे थे। हालांकि उनकी चिकित्सा कला शानदार थी, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें मान्यता देते थे, इसलिए डेविड को दोष नहीं दिया जा सकता था। बैंक्वेट के बाद मोनिका ने शिवम को ड्रैगन पैराडाइज पहुंचा दिया। कार प्रवेश द्वार पर रुकी, लेकिन दोनों जल्दी में उतरने के मूड में नहीं थे। इस समय मोनिका ने अचानक शिवम की ओर देखा और पूछा, शिवम, अगर एक दिन मैं मुंबई लौट जाऊं तो क्या तुम अपना ख्याल रख पाओगे? ये सुनकर शिवम ठिठक गए। उन्होंने जल्दी से पूछा, मिस राठौर, क्या तुम मुंबई लौट रही हो? मोनिका ने सिर हिलाया और कहा, अभी नहीं, लेकिन एक दिन तो मुझे लौटना ही होगा। शिवम ने मुंह खोला, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। हाँ, मोनिका को देर सवेर मुंबई लौटना ही था। वही उनका घर था, लेकिन शिवम की मौजूदा काबिलियत के साथ मुंबई जाना उनके लिए मौत को दावत देने जैसा था। मोनिका एक अमीर घर की बेटी थी। मुंबई में भी वो एक बड़ी हस्ती थी। शायद उनके पीछे अनगिनत लोग पड़ते हों। शिवम की मौजूदा काबिलियत के साथ मोनिका उनके लिए बहुत ऊंची थी। अगर तुम मुंबई लौट गईं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मुंबई आऊं और तुमसे शादी का प्रस्ताव रखूं, शिवम ने गहरी सांस लेकर गंभीरता से जवाब दिया। शिवम का जवाब सुनकर मोनिका ने अपनी आंखें झपकाईं और कहा, तुम्हारे इस वादे से मैं संतुष्ट हूं। मोनिका ने शिवम को उतारने के बाद राठौर परिवार के हवेली लौट गईं। अगले दिन मोनिका शहर के बीच में एक इवेंट में हिस्सा लेने जा रही थीं। वो अभी बाहर निकली ही थी कि उनकी कार को कुछ लोगों ने रोक लिया। मिस राठौर, दो कारें हमारा रास्ता रोक रही हैं, ड्राइवर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मोनिका ने नजर उठाई और थोड़ा हैरान हो गईं। जयपुर में कोई उनकी कार रोकने की हिम्मत कर रहा था। मिस राठौर, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं जाकर देखता हूं, सेक्रेटरी ने कहा। नहीं, जरूरत नहीं, मोनिका ने सिर हिलाया। वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गईं। मोनिका के बाहर निकलते ही रास्ता रोकने वाली कारों से 7-8 लोग कूद पड़े। उनका लीडर एक सोने की फ्रेम वाला चश्मा पहने युवक था और उसके पीछे थी गुरप्रीत। गुरप्रीत को देखकर मोनिका का चेहरा ठंडा पड़ गया। कमीनी, मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रही थी। गुरप्रीत गुस्से में मोनिका के सामने दौड़कर आए। सचिन, यही वो है जिसने मुझे मारा, गुरप्रीत ने गुस्से में कहा। सचिन नाम का वो युवक मुस्कुराते हुए आगे आया। जब उसने मोनिका का चेहरा साफ देखा तो वो हैरान रह गया। ये औरत बहुत खूबसूरत थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि देश में कोई उनकी टक्कर की नहीं थी। उसने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी ऐसी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। सचिन, जल्दी करो और इसे सबक सिखाओ, गुरप्रीत ने बगल से उकसाया। सचिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझसे सचमुच कुछ करने को नहीं बनता। क्यों न तुम गुरप्रीत से माफी मांग लो और इस बात को यहीं खत्म कर दो, सचिन ने कहा। मोनिका ने सचिन को ठंडे नजरों से देखा और कहा, निकाल ले। सचिन ठिठक गया और उसके चेहरे पर नाराजगी उभर आई। हालांकि मैं औरतों पर रहम करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कोई गुस्सा नहीं, सचिन ने ठंडे लहजे में कहा। बगल में खड़ी गुरप्रीत चिल्लाई, कल तुम बहुत अकड़ रही थी न? कल तुमने मुझे थप्पड़ मारा था न? आज फिर से अपनी अकड़ दिखाओ। ठीक है, मोनिका ने हाथ उठाया और गुरप्रीत को फिर से एक थप्पड़ जड़ दिया। गुरप्रीत ठिठक गई और फिर वो पागलों की तरह चिल्लाई, तुम मर गई, मैं तुम्हें मार डालूंगी, कमीनी। बगल में खड़ा सचिन भी ठंडे चेहरे के साथ बोला, जब तुम मेरी इज्जत के लिए पीछे नहीं हट रही हो तो मुझे दोष मत दो कि मैं बदतमीजी कर रहा हूं। रुको। इस पल में सेक्रेटरी अचानक कार से बाहर निकला। वो सचिन के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपका नाम सचिन है? सचिन ठिठक गया और भौहें सिकोड़ते हुए बोला, तुम मुझे जानते हो? सेक्रेटरी ने आगे कहा, डिप्टी मेयर तुषार के बेटे। ये सुनकर सचिन ने तुरंत कुछ गर्व के साथ कहा, हाँ बिल्कुल। जब तुम जानते हो कि मैं कौन हूं तो जल्दी से अपनी गलती मान लो। सेक्रेटरी ने अपने चश्मे को ठीक किया और तंज कसते हुए बोला, तुम्हारे पिता भी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम ब्लफ कर रहे हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? सचिन को हंसी आ गई। अगर तुम्हारे पिता को अपनी नौकरी बचानी है तो बेहतर होगा कि वो खुद यहाँ आकर माफी मांगे, मोनिका ने ठंडे लहजे में कहा। मेरे पिता को माफी मांगने के लिए बुलाना? तुम बहुत बढ़ चढ़कर बोल रही हो, सचिन ने गुस्से में कहा। जयपुर में कोई इतना बड़ा दावा करने की हिम्मत नहीं करता। ये देखकर सेक्रेटरी ने बात करना बंद कर दिया।
उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होने पर डिप्टी मेयर तुषार ने विनम्रता से कहा, मिस राठौर अभी तक क्यों नहीं आई? हम उनका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सेक्रेटरी ने तंज कसते हुए कहा, मिस्टर तुषार, मुझे डर है कि मिस राठौर आज नहीं आ पाएंगी। आपके बेटे ने रास्ता रोक लिया और मिस राठौर को धमकी दी कि वो उन्हें पीटेगा। मिस्टर तुषार, मैं आपको याद दिला दूं कि आप इसे ठीक करें। ये कहकर सेक्रेटरी ने फोन काट दिया। तुम बहुत बन रहे हो, सचिन डरा नहीं। सचमुच तुम अपने आप को कोई बड़ा शख्स समझती हो। सचिन ने तंज कसा। बगल में खड़ी गुरप्रीत चिल्लाई, हाँ बिल्कुल। क्या मिस राठौर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुंबई से हो तो हम डर जाएंगे? हाँ, तुम क्या समझ? सचिन अपनी बात पूरी करने से पहले रुक गया। तुमने कहा वो कौन है? सचिन ने गुरप्रीत का हाथ पकड़कर घबराते हुए पूछा। मुंबई की मिस राठौर, इसमें क्या? गुरप्रीत ने कुछ हैरानी से कहा। ये सुनकर सचिन और घबरा गया और उसे पछतावा होने लगा। उसने दांत पीसे और गुरप्रीत को थप्पड़ मार दिया। तुमने मुझे फंसा दिया, सचिन ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। ये कहकर सचिन ने जल्दी से मोनिका की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, मिस राठौर, मुझे नहीं पता था कि ये आप हैं। मुझे माफ करें कि मैंने आपका अपमान किया। मोनिका ने गुरप्रीत को ठंडी नजरों से देखा और कुछ नहीं कहा। चलो घर चलते हैं। फिर मोनिका सीधे कार में वापस चली गईं। सचिन घबरा रहा था। जयपुर शहर ने मिस राठौर को इस मीटिंग में बुलाने के लिए बहुत सारी ताकत और संसाधन लगाए थे, लेकिन अब उसकी वजह से मीटिंग रद्द हो गई। मैं मर गया। सचिन का चेहरा बहुत खराब था। इस पल में सचिन का फोन बजा। उसने फोन उठाया और देखा कि उसके पिता का कॉल था। सचिन ने कांपती आवाज और होठों के साथ फोन उठाया। पापा, क्या हुआ? तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। जल्दी यहाँ वापस आओ। डिप्टी मेयर तुषार ने दूसरी तरफ गालियां दी। फोन काटने के बाद सचिन को बहुत पछतावा हुआ। सचिन, क्या हो रहा है? क्या तुम्हारे पिता डिप्टी मेयर नहीं हैं? गुरप्रीत ने धीरे से कहा। सचिन, जो गुरप्रीत को मार डालना चाहता था उसने उसे घूरा। इस औरत को सबक सिखाओ और उसे दत्त परिवार के पास वापस फेंक दो। सचिन ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। हाँ सचिन। कुछ लोग तुरंत आगे आए और गुरप्रीत को कार में खींच ले गए। ... इस समय ठक्कर परिवार का मार्केट शेयर अभी भी गिर रहा था और पूंजी का प्रवाह भी मुश्किलों में था। मिस्टर सुनील, हमारी पूंजी में बड़ी समस्या आ गई है, सुनील के सेक्रेटरी ने आह भरते हुए कहा। सुनील ठंडे चेहरे के साथ खिड़की के सामने खड़ा था। वो एक पल के लिए चुप रहा और बोला, कोई बात नहीं। मैंने जो नया लोन अप्लाई किया था वो शायद जल्दी ही पास हो जाएगा, लेकिन हमारा मार्केट शेयर अभी भी गिर रहा है, सेक्रेटरी ने आह भरी। सुनील ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने हाथ में आत्मा पोषण गोली पकड़ी थी और गहरे विचार में डूब गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी गोली वाकई कंपनी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। सुनील के लिए और भी हैरानी की बात यह थी कि मोनिका ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ठक्कर परिवार की पूंजी खत्म हो जाएगी और लोन पास हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने शिवम को पुणे के सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट से मिलवाया था। सब कुछ मोनिका की उम्मीदों के मुताबिक ही हो रहा था। ... मिस्टर शिवम, हम कहाँ जा रहे हैं? इस समय शिवम और जुनैद पहले ही बस स्टॉप पर पहुंच चुके थे। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रांतीय राजधानी। हालांकि डेविड ने अपनी पत्नी को जयपुर लाने का सुझाव दिया था, लेकिन वो आखिरकार एक बीमार व्यक्ति थी। वो थकान सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए शिवम ने इसे ठुकरा दिया था। बस स्टेशन के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर शिवम और जुनैद ने 2 टिकट खरीदे। मिस्टर शिवम, आप कार क्यों नहीं खरीद लेते? बस लेना तो थोड़ा कमतर है, जुनैद ने इंतजार कक्ष में बैठे हुए धीरे से बड़बड़ाया। शिवम ने आंखें घुमाई और कहा, मैं तो एक आम आदमी हूँ, बस लेने में क्या कमतर है? मेरा वो मतलब नहीं था, जुनैद ने समझाया। मुख्य बात यह है कि आपके पास अब पैसे की कमी नहीं है। फिर क्यों? जुनैद ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन उसका मतलब साफ था। शिवम ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मेरे पास अब पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पैसे को समझदारी से खर्च करना चाहिए। कार खरीदना शिवम के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं था, बस लेना कहीं ज्यादा किफायती था। इसके अलावा शिवम घमंडी इंसान नहीं था, उसे अपनी शान दिखाने के लिए कार की जरूरत नहीं थी। 10 मिनट से ज्यादा समय बाद दोनों प्रांतीय राजधानी जाने वाली बस में सवार हो गए। जैसे ही वो बैठे, किसी ने शिवम के कंधे पर थपकी दी। शिवम ने पीछे मुड़कर देखा तो एक फैशनेबल लड़की उन्हें देख रही थी। क्या तुम शिवम हो? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। शिवम ने लड़की को गौर से देखा और अचानक चिल्लाया, तुम नित्या हो? हाँ, मैं ही हूँ शिवम, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ मिलोगे, नित्या ने कुछ हैरानी से कहा। नित्या शिवम की हाई स्कूल की सहपाठी थी और वो अकेली थी जिसके साथ उसका अच्छा रिश्ता था। इसकी वजह कुछ और नहीं थी, बल्कि नित्या की पृष्ठभूमि शिवम जैसी थी। दोनों बचपन से अनाथ थे, इसलिए क्लास में लोग उनकी अनदेखी करते थे।
पिछली क्लास रियूनियन में नित्या को भी नहीं बुलाया गया था। हम 10 साल से ज्यादा समय बाद मिले हैं। तुम बदल गए हो, शिवम ने नित्या को देखकर तारीफ की। उन्हें याद था कि स्कूल में नित्या एक ऐसी लड़की थी जो सजना संवरना नहीं जानती थी और पुराने कपड़े पहनती थी। अब वो एक खूबसूरत महिला बन चुकी थी। तुम भी, नित्या ने कुछ शर्मिंदगी से कहा। वैसे क्या तुम भी प्रांतीय राजधानी में काम करने जा रहे हो? नित्या ने पूछा। शिवम ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी का इलाज करने जा रहा हूँ। इलाज करने? नित्या थोड़ी हैरान हुई। कुछ सालों में तुम डॉक्टर बन गए, नित्या ने हैरानी से कहा। शिवम ने मुस्कुराकर कोई सफाई नहीं दी। नित्या एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी, इसलिए उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और अब एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। अगर इस बार काम ठीक रहा तो उसका भविष्य बहुत अच्छा होगा। दोनों रास्ते भर बात करते रहे और प्रांतीय राजधानी पहुंचने तक रुके नहीं। जाने से पहले नित्या ने शिवम को अपना फोन नंबर दिया और कहा, जब समय हो फिर से संपर्क करेंगे। जब मेरी नौकरी स्थिर हो जाएगी मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगी। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ये वादा रहा। फिर नित्या ने टैक्सी ली और वहां से चली गई। शिवम और जुनैद स्टेशन पर खड़े होकर डेविड की कार का इंतजार कर रहे थे। 10 मिनट बाद एक ऑडी A6 उनके सामने रुकी। कार में डेविड के बेटे सैमुअल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, पापा, क्या आप सचमुच शिवम को मम्मी की बीमारी का इलाज करने देंगे? डेविड ने हल्की सी आह भरी। वो स्वाभाविक रूप से शिवम पर भरोसा नहीं कर सकते थे, लेकिन मोनिका का इरादा बहुत साफ था। डेविड के पास कोई चारा नहीं था। अगर शिवम समझदार है तो वो शायद दखल नहीं देगा, डेविड ने आह भरी। सैमुअल ने भौहें सिकोड़कर कहा, लेकिन अगर वो जोर देगा तो? डेविड का चेहरा तन गया और उनका चेहरा चिंता से भरा था। तुम्हारी मम्मी के लिए मुझे राठौर परिवार को नाराज करना पड़ेगा, डेविड ने दांत पीसते हुए कहा, जैसे कि उन्होंने कोई बड़ा फैसला लिया हो। इसके बाद डेविड कार से उतरे और शिवम के पास गए। मिस्टर शिवम, कृपया कार में बैठें, डेविड ने विनम्रता से कहा। शिवम ने डेविड का अभिवादन किया और फिर जुनैद के साथ कार में बैठ गए। दोस्तों, ये एपिसोड यहीं तक था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं ताकि हमें प्रेरणा मिले और हम अगला एपिसोड जल्दी से जल्दी ला सकें। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स में राय दें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई या नहीं। इससे हमें इस कहानी को अपने चैनल पर जारी रखने में